हफ्ते के आखिरी दिन बाजार 3 दिन की मायूसी, निराशा और कमजोरी से उबरकर शानदार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर करते हुए कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बनेगी या फिर आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब और करेंगे अगले हफ्ते की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। जबरदस्त रिकवरी है बाजार में और 4 साल की एनिवर्सरी आज तो बनती है। आज तो पार्टी का मूड नहीं तो हाँ, नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता। हाँ, मतलब कि तेजी तो बनती है, तेजी बनती है और बहुत ही बढ़िया रिकवरी। सबसे बढ़िया बात दीप ये कि जहां से मार्केट को रिकवर होना चाहिए वहीं से हुआ। इस पर विस्तार से करते हैं बातचीत और थोड़े डेटा पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दें अब तक की बड़ी बातें बता दें। अब तक की बड़ी बातें जो बाजार की, और सबसे बड़ी बात वही है जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ऊपरी स्तरों पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17,800 को दस्तक देते हुए नॉक नॉक आ रहा हूं मैं। 17,797, 98, 99 ये है अब तक का हाईएस्ट लेवल और 17,801 नोट आउट ये है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। 37,800 बैंक निफ्टी का ये लेवल है। ये भी दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 5.25 अंकों का दमदार उछाल सेंसेक्स में आपको नजर आएगा। कहां से आ रही है तेजी ये देख लीजिए। मेटल से मजबूत एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। तेल गैस शेयर आज तेजी के मूड में है, लेकिन रिकवरी बैंक और फाइनेंस शेयरों में शानदार आती दिख रही है। स्पेशली एनबीएफसी यहां पर नजर रखिए और 1-2 स्टॉक एनबीएफसी के मेरे रडार पर भी आ रहे हैं। थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी लौटती दिख रही है और जो अप्रैल का महीना जिनके नाम हमने किया था उन्होंने हमें निराश नहीं किया, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद घटने वाले शेयरों के मुकाबले में कहीं बेहतर। 1500 शेयर एनएससी पर मजबूत है, 500 शेयर कमजोर। हर एक कमजोर शेयर के सामने 3 शेयर दमदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और बीएसई में गिरने वाले शेयरों के मुकाबले में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है दुगुनी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए इस वक्त। मजबूती डाउ फ्यूचर से आती दिख रही है। 250 अंक उछल चुके हैं डाउ फ्यूचर। तो सिर्फ हम नहीं, अमेरिका को भी कल ही चढ़ जाना था, कोई बात नहीं, एक दिन लेट सही, आज चढ़ जाएगा। एक दिन लेट तो बिल्कुल तो अमेरिकी बाजारों से और कल एकदम सही वक्त पर दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास हमारी राय थी खरीदारी करके जाइए, शॉर्ट भी काटिए, लॉन्ग भी करिए। और यूरोप में देखिए दमदार तेजी बनती दिख रही है, 1% की तेजी। और यूरोप के हिसाब से देखें तो कल अमेरिका आज रात को अमेरिका 300 350 ऊपर बंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बिल्कुल देखो 1.25%, 2%, वाह क्या बात है। तो एक्शन तो आज ही आना था ना। आप बोले थे डाउ में कल आ सकता था, आना एनिवर्सरी आज है तो एक्शन तो आज ही आएगा। चलिए बढ़िया, सेलिब्रेशन तो आज ही। हाँ, अच्छे दिन अच्छा काम हो जाए और क्या चाहिए। बट जबरदस्त मूव है जो आप कह रहे थे सर। ये बाजार का जो पॉलिसी के बाद की रिकवरी आई है वहां से बाजार और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा पॉलिसी पर भी रिएक्शन, थोड़ा ओवरसोल्ड लेवल से भी 3 चीजें थी, 3 या 4 चीजें कहूंगा। पहला, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आप बाजार में हल्के हो चुके थे 3 दिन की कमजोरी के बाद। और कल वीकली एक्सपायरी हो गई और कल हमारी बाय कॉल भी 3:20 पर इसी वजह से थी। 3 दिन से आप देखिए मैं हमेशा कह रहा था कि नहीं, कुछ नहीं करना है, नहीं लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। लेकिन कल हमने कहा शॉर्ट भी काटिए, लॉन्ग भी करिए। और उसकी वजह थी कि कल वीकली एक्सपायरी का जो प्रेशर था, जो लॉन्ग पोजिशन बनी हुई थी, फंसी हुई तेजी की पोजिशन, वो कल खत्म हो गई। इसलिए आज आप हल्के खुल। तो पहला चीज हल्के मार्केट। दूसरा चीज, एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आपको उठना बिल्कुल। तो कल वो आपको सपोर्ट लेवल मिल गया। आज मिल गया 17,600 625 के आसपास का, करेक्ट। और वहां से आप घूम गए। 17,650 के नीचे का क्लोज नहीं हुआ। आप 10-20 पॉइंट तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो 17,640 कल बंद हुआ था। तो हम ये कहते हैं मेक और ब्रेक वाला है। सो आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल है उसको आपने रेस्पेक्ट करके वहीं से रिकवरी दे दी। और बैंक निफ्टी देखिए 2 दिन से हम करें 37,150 गांठ मान के रख लीजिए, उसके नीचे ही कमजोर होंगे। नहीं आया कल 37,350, आज 37,405 वही लो बनाया, उससे 200 पॉइंट ऊपर से घूम गया। सो ये एक बढ़िया चीज हुई आपकी बैंक निफ्टी में। तो 2 चीज हमारी इंटरनली क्या हुई, एक हल्के बाजार, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से घूमना। ये तीसरी चीज जो हुई वो डाउ फ्यूचर से आई, राइट। धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स मजबूत होते दिख रहे हैं। और चौथी और बड़ी चीज जो हुई वो गवर्नर साहब की तरफ से। गवर्नर साहब एक बार फिर से कमाल कर गए। कुछ नहीं, मतलब रेट नहीं बढ़ाई, वो तो नहीं बढ़ाई, लेकिन स्टैंड अकोमोडेटिव रखा। नहीं बढ़ाने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। हाँ। पिछली बार कितने 1 या 2 जन थे ना, एक थे शायद, एक पात्रा साहब थे कि भाई नहीं बढ़ाने का वक्त है। सो इस बार सर्वसम्मति का नहीं बढ़ानी। सो ये पॉलिसी कॉन्फिडेंस देने वाली और नीचे की रिस्क खत्म करने वाली, करेक्ट। तो नीचे की रिस्क खत्म कर दी। तो आई थिंक अगर आज, अब मैं बचे हुए 1.5 घंटे के लिए 2 ही चीज बोलना चाहता हूँ। 17,800 825 इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तो हमें एक बार की करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर जाएंगे। 17,950 के ऊपर जो बंद हो गए, 950 ही है ना, हाँ 950 लाइफ हाई,
950 के ऊपर। हाँ 17,950 के ऊपर बंद होने पर लाइफ है आज ही नहीं आज क्लोजिंग मार्केट बंद नहीं होगा फिर आज ही कैसे दिए 1.5 घंटे में 700 पॉइंट नहीं मैं तो 950 की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग आज जब भी मिल जाए आज मिल जाए ज्यादा सेफ 18,100 की क्लोजिंग है। 18,100 के बाद तो फिर आप 18,600 नहीं थे शायद और बड़ी बात करेंगे। वो है एक ही रिस्क है, एक ही चिंता है और वो है FIs की तरफ से बिकवाली। बिल्कुल। सो आज की स्क्रीन देखकर तो नहीं लग रहा है। अब ये भी आजकल क्या ट्रेडिंग वाले मूड में आ गए, ऊपर 18,100 18,000 पे बेच देंगे, 17,600 700 पे ले लेंगे, 300-400 पॉइंट में इनको खेल करना है। अब आज तो लगता तो नहीं स्क्रीन देख के कि इनके डेटा खराब होंगे, या हो सकता है उन्होंने भी वीकली एक्सपायरी के हिसाब से कल कुछ बेचा किया होगा, भगवान जाने। सो वो मेरा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं है। लेते तो भी कॉन्फिडेंस कम आता है, बेचते तो भी कम आता है। कि बेचने पे भी इतना बड़ा बेचा कल 8,000 करोड़ का और मार्केट ऊपर है और पहले खरीदे तो नीचे है, इसलिए वो थोड़ा आजकल मैंने ना डिसाइड किया कि उनको भाव कमी देने का दोनों तरफ। बट बाकी ठीक है, डीप फैक्टर्स थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। वीकली अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा वीक आपको मिल जाए जहां आपको दोनों तरह का काम हो जाए, तेजी हो जाए, करेक्शन हो जाए, हल्के हो जाए, वापस बढ़ जाए, बेस्ट रहता है। बिल्कुल। और मौके भी आज सबको मिले हैं और भी मौके मिलने वाले, सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। अनिल जी डेटा भी हमें समझाने वाले। आइए जानते हैं पहले कुशल से आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही वरुण से जानते हैं खबरों वाले शेयर्स। कुशल गुआ तो हम वरुण से भी तो पहले जान सकते थे, कुशल से ही क्यों? कुशल से क्यों? साइड में पैटर्न नहीं, इसलिए नहीं, ऑड मैन आउट। हाँ कुशल आप यूनिफॉर्म में नहीं है? ध्यान नहीं सर, फॉर्मल्स में था तो पता नहीं चल रहा था। क्लास की ड्रेस ब्लू शर्ट है। अच्छा भाई नहीं फॉर्मल से नहीं है, हमें भी नहीं पता था, हम तीनों अंदर से ये जब कोट उतारा है तब पता चला सब एक जैसे निकल गया। तो कोट होता है, कोट के कलर तो सबके अलग अलग होते तो इतना समझ नहीं आता। अच्छा प्लस टाई का कलर अलग अलग है, अब दिखा पता चला कि लगभग एक जैसे, इसलिए आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही अलग। चलिए, तो सबसे पहले शुक्रवार यानी आज का दिन आप देखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी तीसरी तिमाही के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही कैबिनेट फैसलों पर 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सोमवार ऑल इंपॉर्टेंट डे, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से टीसीएस अपने नंबर्स घोषित करेगा पोस्ट मार्केट, साथ ही डेल्टा कॉप के भी पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए नजर आएंगे एफएनओ स्पेस से। बिरला टायर्स, केसरॉम इंडस्ट्रीज भी कैश सेगमेंट से अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस इसकी लिस्टिंग होगी सोमवार को और नेस्ले इंडिया फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। येस बैंक की भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। पीसीबीएल यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट 2:1 के रेशियो में ये करते हुए दिखे थे, उसकी एक्स डेट है और साथ ही एशियन ग्रेनिटो एक्स राइट्स इशू होता हुआ नजर आएगा। 63 रुपए के भाव पर यह राइट्स इशू का ऐलान किया गया था। कुल मिलाकर 128 करोड़ के साइज का ये राइट्स इशू है। इनफैक्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है यूएस विजिट करेंगे 11 और 12 अप्रैल को और साथ ही यूके के जीडीपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। तो ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जीडीपी आंकड़े यूके के भी अहम होंगे। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले दिनों के लिए। वरुण बताएं खबरों वाले शेयर्स। ओके दीप, आज खबरें थोड़ी कम है लेकिन हाँ, देवयानी इंटरनेशनल यहाँ पे केएफसी ने 5 से 15% के बीच में अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो बढ़ा दिए है सभी कैटेगरीज में। जेएसडब्ल्यू स्टील इन्होंने अपडेट दिया है Q4 का, जहाँ पे क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और स्टैंडअलोन क्षमता का इस्तेमाल जो है वो 94% से बढ़ के अब 98% पे आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे क्षमता पे कंपनी काम कर रही है। एबीबी गुजरात प्लांट का इस कंपनी ने विस्तार किया है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए ये डिजिटल टेक जो है वो बनाएंगी। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है बंधन बैंक में, करीब 5 करोड़ शेयर्स की 3% इक्विटी के सौदे हुए हैं। रेणुका शुगर 63.7 लाख शेयर्स, मैक्स फाइनेंशियल्स 10 लाख शेयर्स, इंडस टावर 14.2 लाख शेयर्स, मैरिको 15.7 लाख शेयर्स और आईसीआईसीआई बैंक 15.1 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। बड़े हुए छोटे कुछ नहीं हुआ आज? हम बड़े रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट बड़े कर रहे हैं। तो बड़े वाले इतने रिपोर्ट हुए कि ऐसा लग रहा है छोटा कुछ हुआ ही नहीं है। अनिल जी न्यूज़ से ज़्यादा तो आज ब्लॉक डील्स है। अच्छा, क्या बात है। तो बड़ा एक्शन होता दिख रहा है आज के सेशन में आपके लिए ब्लॉक डील्स के लिहाज से। और खबरों 17,825 डे हाई, 37,850, वंडरफुल, वेरी नाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक मिनट, कौन कौन है लाइन में? कुणाल जी, किरण जी, वागले साहब, हिमांशु जी, जैन साहब। पहले बोल देते आप सब लोग, 1 घंटा पहले शो शुरू कर देते। हम तो फ्री बैठे थे, कुछ काम थोड़ी है। आइए 1 by 1 सबका नंबर आएगा, लेकिन सबसे पहले बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का और स्पेशल 4 ईयर एनिवर्सरी पिक। सुबह नहीं दी थी क्या? सुबह नहीं थी। अच्छा, तो 4 साल की स्पेशल एनिवर्सरी पिक आ रही है कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल।
बताएं सर। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। अरे कुणाल जी, ऑडियो तो म्यूट हो आप लगता है। हाँ, अरे सॉरी, राकेश जी म्यूट है। आपकी तो आ रही है, ऐसा लग रहा है दूर कहीं वादियों में कश्मीर में हो आप और वहां से बोल रहे हो वैसा। और कुणाल जी और राकेश जी हैं जो म्यूट है या फिर आवाज आ नहीं रही। राकेश जी म्यूट है आप? हाँ म्यूट है। ओके, पता चल गया। कुणाल जी, सब कुछ अब आपको ही बोलना है। अनिल जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी अनिल जी, देखिए 4 ईयर आपके आज पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में अनिल जी एक स्टॉक जो आपको दिल से पसंद है अनिल जी, वही हमारी भी 4 ईयर एनिवर्सरी पिक है। स्टॉक का नाम है आईटीसी, जिसको सुन करके आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आईटीसी पर अनिल जी हमारी पुरजोर खरीदारी की राय है। एक मेजर ब्रेकआउट आज आईटीसी के चार्ट पर आता हुआ दिखा है। आईटीसी ने अनिल जी जो अक्टूबर 2021 के हाईस हैं उनको आज के ट्रेड में पार किया है, तो बड़ा ही दमदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 265 रुपए का एक अहम स्तर था जिसको पार करके अब इंट्राडे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हमारी उम्मीद अनिल जी है कि इसी तेजी में जो वर्तमान तेजी चल रही है, इसी में 285 295 के लेवल्स आईटीसी में आते हुए दिखेंगे। तो आज स्पेशल पिक के बतौर आईटीसी पर हमारी खरीदारी की राय है। अगर राकेश जी जुड़ गए हों तो लेवल्स अनिल जी राकेश जी देंगे। गए हो तो राकेश जी हाथ हिलाएं जोर जोर से, और नहीं जुड़े हो तो मैं बता दूं आपका साथ देने के लिए हमारे पास राकेश जी नहीं है तो हिमांशु जी हैं। और हिमांशु जी ने दिन में 1:30 बजे वाले शो में स्पेशल ये उन्होंने भी एनिवर्सरी पिक दी आईटीसी 1:30 बजे वाले शो में। उन्होंने भी कहा कि आईटीसी को अनिल जी की एनिवर्सरी के तौर पे पिक के तौर पर माना जाए। नेहा के शो में उन्होंने बोला था। तो हिमांशु जी आपका भी धन्यवाद। और बाकी मुदित जी भी हैं वैसे। मुदित जी है, मुदित जी ने पहले मुदित जी 290 वाले। हाँ, 290 मुदित जी वाले। आपके 290 क्या कमाल का कॉल दिया है, मजा आ गया। और किरण जी तो खैर 215 से बोल ही रहे। हाँ, तो पहले आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सबकी तरफ से। आईटीसी में दमदार एक्शन। आइए, धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरा बाय कॉल कल वाले स्टॉक में ही है जिसमें पैटर्न कल का आज की मूव आ रही है, कल का पैटर्न बना है, आज कंटिन्यूएशन है। स्टॉक का नाम है BEL। मुझे लगता है 240 के ऊपर ये पूरे दिन सस्टेन कर रहा है। इसको क्रेडिट पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। ऑन इट्स ओन ये 255 260 तक जाना चाहिए। अभी 240 150 242 के आसपास ले ले। 238 का स्टॉप लॉस। पहले एक छोटा टारगेट 252, दूसरा टारगेट 255 और 260 के बीच में। ओके, तो ये है आपके लिए राय BEL, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आ सकता है। इनफैक्ट हमारे बाकी काफी सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है और कल सिटी साहब भी इस पर बात कर ही रहे थे। बढ़िया एक्शन BEL। आइए किरण जी के पास चलते हैं। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आफ्टरनून। देखिए निफ्टी FMCG इंडेक्स ने बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का ब्रेकआउट दिया है। 37,800 की वैल्यू है उसकी, अभी 38,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो FMCG काउंटर्स पे ही ध्यान देना चाहिए। मेरे FMCG इंडेक्स के लिए पहले टारगेट्स रहेंगे लगभग 39,600 40,000 के आसपास के। तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड है। ITC एक स्टॉक है जहां पे हम लॉन्ग है ही। एक स्टॉक और है जहां पे हमें लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में मुझे लगता है कि इधर से तूफानी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। क्रूड का प्राइस नीचे आ रहा है, वो भी एक फैक्टर इसमें एडिशनल देखने को मिल रहा है। 3220 के आसपास फ्यूचर्स मिल रहा है, तो इधर बाय करने की सलाह है। 3200 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और मेरा फर्स्ट जहां पे रिव्यू करना है वो 3300 का लेवल रहेगा, जो कि आज ही हासिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो 3300 के पहले टारगेट जहां पे रिव्यू लेंगे आज, अगर 3300 हासिल होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो अगले हफ्ते 3450 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन है। मेरा मानना है कि 3450 के पोजिशनल टारगेट के लिए लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने चाहिए एशियन पेंट्स में। ओके, तो यह है आपके लिए एशियन पेंट्स, जिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। किरण जी की तरफ से बड़ा कन्विक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल के दाम भी गिरे हैं और इसका फायदा तो इन्हें होते हुए दिखता ही है। गोदरेज कंज्यूमर में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि कल अपडेट के बाद इसमें अच्छा एक्शन था।
आज देखिए 5-5.5% की तेजी बनी हुई है। शरद जी, ऐसा क्या आगे अपडेट में जो 2 दिन इतनी अच्छी तेजी बनी है सर गोदरेज कंज्यूमर में? नहीं, मुझे लगता है ग्रेजुअली जो पाम ऑयल प्राइसेस की गिरती हुई कीमतें हैं वो भी काफ़ी सपोर्ट दे रही हैं और ऊपर से काफ़ी अच्छी करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। और बाकी के कंपैरिजन में जहाँ स्टॉक्स ज़्यादातर 40 के ऊपर के 2 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहे हैं, गोदरेज करीब 30 टाइम्स चल रहा है और प्रोडक्ट वाइज भी इन्होंने काफ़ी इनोवेशन करके इम्प्रूव किया है प्रोडक्ट्स को। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह डिसेंट रहेंगे आने वाले समय में, इस वजह से एक रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर एंड ऑफ कोर्स सुमित जी की तो पिक भी थी ये, और आज सुबह उन्होंने खरीदारी की भी राय दी थी, टारगेट्स भी आ गए सुमित जी से। गोदरेज कंज्यूमर पर भी अपडेट लेते हैं और उनकी फ्रेश कॉल भी लेते हैं। आइए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी, क्या करना है गोदरेज कंज्यूमर में अब, और आपकी फ्रेश कॉल भी। बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद दिलाया आपने। सुबह पहले गोदरेज सीपी आज का पिक था जब हम 4 ईयर एनिवर्सरी की बातें कर रहे थे तभी, और आप स्टॉक देखिए मस्त भाग रहा है और अभी तो ये अगले हफ्ते और भागेगा। अब मान के चले स्टॉक में यहां से 25 से 40 रुपए का मूव और अगले हफ्ते तक स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और पोजीशंस को कैरी करें अगले हफ्ते के लिए। अब जिसके लिए बिगुल बजा है वो है मेटल सेक्टर का पिक। पूरे मेटल सेक्टर में देखिए वापस से मोमेंटम बन रहा है और मेटल सेक्टर यहां से अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 174 रुपया 25 पैसा, 174 रुपया 40 पैसा। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर डेज हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाईज जो 2 दिन पहले लगे थे वो ब्रेक हो चुके हैं। अगस्त 2021 के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आज और अगले हफ्ते के लिए एनएमडीसी पे खरीदारी करें। 171 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 180 रुपए से लेके 182 रुपए तक के टारगेट ऊपर में एनएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 175 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। 5 रुपए 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 7.5 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट 175 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 180 रुपए से लेके 182 रुपए तक के टारगेट एनएमडीसी में। ये है आपके लिए एनएमडीसी कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड करें, वरना 180 182 के टारगेट्स के लिए सुमित जी का कन्विक्शन आ रहा है इस पर। मुदित जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 जो बेमिसाल आपने साल कंप्लीट किए हैं, इन 4 सालों में बहुत कुछ मार्केट में हुआ, लेकिन आपने एक चीज नहीं छोड़ी, जी बिजनेस के व्यूअर्स का साथ। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर देखिए, मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, बस 2 लाइन्स हैं जो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बात है, 2 लाइन्स, वाह, सुनाइए सुनाइए। देखिए, ना मेरे लिए लिखते ना जमाने के लिए, ना मेरे लिए लिखते ना जमाने के लिए लिखते। मैं सच बोलता हूँ अनिल जी, अगर आज गालिब साहब जिंदा होते तो जरूर केवल और केवल आपके लिए लिखते। आप ही गालिब साहब हैं हमारे सर, आपने लिख दिया, हमारा काम हो गया। तो चलिए, बड़े धन्यवाद मोदी जी आपके इतने बेहतरीन शब्दों के लिए, भावनाओं के लिए। थैंक यू सर। बताएं सर, आपकी पिक। देखिए, अभी यहाँ से जो बीटीएससी करके चलना है, देखिए बाय करके चलना है पीआई इंडस्ट्रीज। हमें लग रहा है केमिकल स्टॉक्स में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और पीआई इंडस्ट्रीज के जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं यहीं पर बाय करने की सलाह है। 2946 सीएमपी कैश लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2980 का। 2980 भी अगर निकाल दिया तो 3030 तक के अपसाइड मूव पीआई इंडस्ट्रीज में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2925 का। देखिए, जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, लगातार बॉटम बनाने के बाद डबल बॉटम पैटर्न करीब 2400 के आसपास कंप्लीट किया है स्टॉक ने, और वहां से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। कहीं भी पैटर्न एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। राइजिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 3030 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2925 का। 2925 का स्टॉप लॉस, 2980 के टारगेट के लिए। और इससे पहले आगे बढ़े, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैन साहब का भी मैसेज आया है। जैन साहब ने कहा कि आपकी एनिवर्सरी पर विशेष गिफ्ट जो मैंने दिया था, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, जरा दिखाइए जैन साहब के अरमान, देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं। अरमान फाइनेंशियल आज का जेम स्टॉक जैन साहब की तरफ से रुक गया, बढ़ी नहीं रहा। ये क्या, सारे अरमान पूरे हो गए इसमें। और भी कुछ बोल रहे थे। धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल से स्टॉक ढूंढ के निकाला और 19% आज ही भागा है। और सबसे बढ़िया बात दीप क्या है,
बढ़िया बात है, दिन भर देखिए, मतलब सबको मौका मिला है। मौका मिला है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप पहले भाग जाए कर जाए तो आपको चांस ना मिले। करेक्ट, यहाँ सबको चांस मिला है, बिल्कुल। अरमान फाइनेंशियल, जैन साहब का जेम स्टॉक का आज के लिए टारगेट भी हिट हो गया, 1170 का फाइनल टारगेट था, उसके ऊपर आ गया 1170 का टारगेट था सर। वंडरफुल, क्या बात दिख रहा है, बढ़िया मूव इस पर आ गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है। बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंसल जी, आईटीसी आपका इंतजार था सर, बताएं, बढ़िया मूव आ रही है, 25% की रैली पिछले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक दिखा चुका है। अब दिवांशु, यही चीज मैं ऐड करना चाह रहा था और यही कारण से ये 4 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल है एनर्जी के लिए। रीजन ये है कि अभी तो धीरे धीरे चला था, अब ये तोड़ने वाला है नेकलाइन 265, 265, 266 की एक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेकलाइन, और ये नेकलाइन है नवंबर 2019 के हाईस की। अब ये नेकलाइन आज टूटती है, 2 दिन बाद टूटती है, ये मुश्किल है, बट जैसे ही ये नेकलाइन के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करेगा तो भाव बनेंगे 304, 305 के। तो अभी तक जो स्लो करके मूव करा है, तेजी से मूव करेगा, 266 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आईटीसी में ना वो आईआरसीटीसी वाली आत्मा आ जाएगी। जैसे आईआरसीटीसी जमाने में भागा था अनिल जी के रिकमेंड करने के बाद, तो काफी तेजी से भागेगा। तो आईटीसी को लेना है और 266 के ऊपर सस्टेन करे तो मिस नहीं करना है, तभी स्लो मूविंग नहीं होगा, तब फास्ट मूविंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये स्टॉक आईटीसी। 266 के ऊपर जोर से भागेगा ऐसा? अनिल जी, सस्टेन होने के बाद तेजी से 300 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। अभी तो 215 से 250, 260 की जर्नी पेनफुल रही है। जिसने लिया पेशेंस रहा तो होल्ड करा, नहीं तो निकलता रहा, घुसता रहा। और 266 के बाद जर्नी जो है ना बड़ी फास्ट हो जाएगी, निकलने वाला रिग्रेट करेगा और लेने वाला जो है ना वो एंजॉय करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी। चौथी एनिवर्सरी 4% तो बनना चाहिए। मतलब अगर सही मायनों में मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है आज तो आईटीसी ने दिया। एब्सोल्युटली, बराबर बन गई एनिवर्सरी। पिछले साल भर में अगर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कोई स्टॉक रिकमेंड हुए होंगे तो बीएससी, वेदांता, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू भी इतना नहीं है, पॉलीप्लेक्स, कई सारे स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा मुंह पर चढ़े हुए आए हैं। तो इसलिए आज अगर ये बढ़े, अच्छा पॉलीप्लेक्स भी आज देखो, पॉलीप्लेक्स ने दे दिया आज अपने लाइफ हाई पर है, और आज आईटीसी 52 वीक हाई पर है सर। माय गॉड, 6%। फिर ठीक है, आईटीसी 3% और ठीक है, पॉलीप्लेक्स मिड कैप है 6%। तो चलिए, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये आईटीसी ने मुझे गिफ्ट दिया, ये आइडिया मुझे किसने दिया? आशीष ने मैसेज किया, सर आईटीसी आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो चलिए आईटीसी से अच्छा, एक बार कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चलते हैं हम आशीष के पास भी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक मासूम सा सवाल है अनिल जी, ये आईटीसी को आप खाने पीने वाली कंपनी कह सकते हैं क्या अनिल जी? क्योंकि सिगरेट तो हिंदी में पी जाती है, अंग्रेजी में पी नहीं जाती है। तो अनिल जी, इसको खाने पीने वाली कंपनी माना जाना चाहिए? 100% माना जाना चाहिए, और सिर्फ सिगरेट की वजह से नहीं, बाकी भी बहुत सारे खाने पीने के आइटम बनाती है आईटीसी। आशीर्वाद आटा है, बिस्किट है, पीने के लिए बहुत सारे फ्रूट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस वगैरह है, तो उसके लिए भी आप मान सकते हो, क्यों? हाँ, तो खाने पीने वाली कंपनी तो है। अब आपको क्या पीना वो आप डिसाइड करो। आपको जो पीना, आप स्वतंत्र है। उसमें हमारी तरफ से कोई सजेशन, ओपिनियन, राय कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए बढ़ते आगे, और तैयार है आशीष और साथी वरुण। आज सुबह क्रेडिट पॉलिसी थी, तो हर रोज हम जो आपको सुबह वो बुल वर्सेस बेयर कराते हैं, आज तो कर ही नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, सुबह नहीं तो अभी से ही। तो तैयार है आशीष और साथी वरुण, बुल वर्सेस बेयर। आशीष दिख रहे हैं बुल की तरफ। स्टॉक कौन सा आशीष? सर जुबलेंट फूडवर्क्स है, और स्टॉक में देखिए दोहरी राय रहती है, इसके लिए दोनों तर्क हम आपके सामने रख देते हैं। मैं बुल बनाऊं, और जो वरुण है वो तो लगातार बेरी बनते हैं, कभी बुल साइड में आते ही नहीं है। इसके लिए देखिए सबसे पहला तर्क मेरा है कि मार्केट लीडर, और हमेशा जो है मार्केट लीडर के साथ आपको बना रहना चाहिए। हर बार लगातार देखें तो ग्रोथ काफी बढ़िया है, नो डाउट। काफी सारे ब्रोकरेजेस जो है नेगेटिव रहे हैं स्टॉक के ऊपर, लेकिन सबको देखिए बीट किया है और शानदार रिटर्न लगातार दिए हैं। देखिए ऑर्गेनाइज मार्केट में अगर आप देखेंगे ना तो नो डाउट ये मार्केट लीडर है, लेकिन आजकल पिज्जा का अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत है। हर आप गली में चले जाओ, 4 पिज्जा की दुकान आपको मिलेगी जो कि डोमिनोज की नहीं होती। और वैसे भी लोग जो बाय करते थे ना इसको, इसके पिज्जा से ज्यादा इसका टाइम बाय करते थे, आधे घंटे में पहुंच जाता था। अब तो देखिए बाकी लोग जो है जोमेटो, स्विगी 10 मिनट में पहुंचाने की बात करते, तो जो इसका यूएसपी था ना वो इसका चला गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही है ना, इस कंपनी के मार्जिन पे जरूर डेंट करेगी।
और देखिए ऑलरेडी 2 बार प्राइस हाइक ले चुके हैं, 2 से 3 बार, अब और गुंजाइश नहीं है प्राइस हाइक की। देखिए प्राइस हाइक तो हो रहा है। देखिए आज मैंने जो है KFC में बात करके भी पता किया कि करीब 5 से लेके 17.5% तक की जो कीमतें वो बढ़ रही हैं। अच्छी तरीके से धीरे धीरे जो है कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। डोमिनोज का नंबर नहीं था वहाँ भी फोन कर लेते, वहां पे भी पता चलेगा, लेकिन कीमतें एक बार किसी ने बढ़ाना स्टार्ट किया तो अक्रॉस जो चेन है वो। और दूसरी रही बात कंपटीशन की, तो देखिए ये दुकानें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है सस्टेन कर सकता है टफ टाइम में, वही आगे जाकर ग्रो करता है। और यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी प्रेजेंस है कि आप ट्रेन में भी पिज्जा मंगाना चाहें तो सिर्फ आपको यही ला के देगा और कोई नहीं। डेफिनेटली पिज्जा ट्रेन, लोकल ट्रेन में या IRCTC की ट्रेन में नहीं, मुझे लगा चंडीगढ़ से विरार वाली ट्रेन में, बोरीवली से पिज्जा। ये फैसिलिटी शुरू तो नहीं हुई है? नहीं, ये वाली शुरू नहीं हुई है सर। ऐसे टाइम इतना लगता है सर, एक बार हाँ हो होना सकता है। चाहिए, जरूरी है। 1.5 घंटे की जर्नी है लेकिन बेचारा चढ़ नहीं पाएगा ट्रेन में। विरार वाली में तो चढ़ गया तो उतर नहीं पाएगा, और उस पिज्जा का क्या हाल होगा सोचो, इंसानों का जो होता है। तो मैं तो कर चुका हूँ, एक जमाना था, मतलब कब आया 2000 के पहले की, 2000 के आसपास, उससे पहले की बात है। तब भी उतर नहीं पाते थे? तो वो तो हमेशा तब से ऐसा ही। आजकल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि कोई सिचुएशन बेहतर तो नहीं होगी। अब तो गुस्सा हाँ, सब बोल रहे हैं हमारे जितने अजय वगैरह सब वैसी है, वैसी हालत है। चलिए ठीक है, तो आप ट्रेन में लॉन्ग डिस्टेंस में मिलेगा सर। अच्छा, और काफी सालों से लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंस बहुत बढ़िया, जो कि वरुण बात कर रहे थे कि हर गली नुक्कड़ में खुल रहे हैं, लेकिन खुलते भी बंद भी हो जाते हैं, लेकिन इसके जैसी प्रेजेंस जो है कोई ला नहीं पाता। और वैसे भी देखिए आज सुबह जिस रिपोर्ट के चलते हम ये स्टॉक लेकर आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अगले 2 दशक 20 साल जो है QSR में बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। महज अभी बस शुरुआत हुई है, तो इस ग्रोथ स्टोरी के साथ जो है बिल्कुल बने रहना नो डाउट। QSR में ग्रोथ जरूर होगी, लेकिन जुबिलेंट में ग्रोथ होगी क्या, ये सबसे बड़ा संदेह है। और इस कंपनी के साथ और एक दिक्कत है, लगातार बदलाव होते रहते हैं। आप देखिए कुछ समय पहले इस कंपनी के CEO जो है वो रिजाइन करके चले गए, तो एक बहुत बड़ा जोर का झटका जो धीरे से लगा। ये कमी थी कि इन्होंने अपनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो देते थे वो देना भी बंद कर दिया। तो इस तरह की जो अनसर्टिनिटी है ना, वो इस कंपनी के साथ लगातार हो, इसके पहले भी रही है। तो भले ही कंपनी परफॉर्म करे ना करे, स्टॉक के साथ दिक्कतें रहती है, और कोई भी इन्वेस्टर ऐसी अनसर्टिनिटी को पसंद नहीं करता है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी आई थी, देखिए CEO ने इस्तीफा दिया था, झटका आया था, जिसके बाद क्यों झटका खत्म हो गया, पूरी रिकवरी उसके आ गई, स्तर के ऊपर जो आ गया है। और पिछले 5 साल में भी देखिए तो 38% CAGR की ग्रोथ दी है। इससे बेहतर बिजनेस क्या हो सकता है। अब देखिए इसी के चलते देखिए आज HSBC की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4300 रुपए का लक्ष्य दिया। पूरा FMCG पैक केवल 10% की CAGR दिखाने के लिए दम लगा देता है। यहाँ पर 38% CAGR की ग्रोथ मिल रही है। बिल्कुल इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। देखिए झटके से आप कह रहे हैं कि उभर चुका है, लेकिन ये उभरा नहीं है। अभी भी पूरे साल में अगर आप देखें तो 22% नीचे, यानी कि 22% की नेगेटिव रिटर्न्स जो है, यानी कि गिरावट जो है इस कंपनी में देखने मिली। FMCG इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इस तरह की गिरावट हुई नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में इसने परफॉर्म किया हो, लेकिन अब परफॉर्मेंस देना काफी मुश्किल है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कितने प्रीमियम से तो भगवान ही जाने। और साथ ही साथ आप बाकी रिपोर्ट्स को देखिए, मैक्वेरी 2150 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस दिक्कतें भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स हाईलाइट कर रही है। 4300 एक ही रिपोर्ट है, बाकी जितनी रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए 2900 के ऊपर किसी का टारगेट नहीं है। बिल्कुल, तो टारगेट बाद में बढ़ाते हैं। बोलो आशीष, पूछो उनसे। सर भाव पहले बढ़ता है, टारगेट बाद में बढ़ता है। टारगेट बाद में एडजस्ट करते हैं ये धीरे धीरे, और फिर बाद में मैचअप करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन स्टॉक लगातार बढ़ता ही रहता है। हाँ, शरद जी से पूछते हैं, हमारे आज के जज बुल वर्सेस बियर के शरद अवस्थी साहब है। शरद जी, जुबिलेंट फूड इस दाम पर बाय है या सेल? आप खाली PE मल्टीपल देख लीजिए, आपको मेरा व्यू पता चल जाएगा। मैं तो बियर के साथ ही। अच्छा, ओके, चलिए ठीक बात है। तो ये है थोड़ा महंगा शेयर और इसलिए कम पसंद है। वैसे ये है आपके लिए। ऐसे शेयर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज महंगे साइड पे ही रहते हैं। एटलीस्ट महंगा करेक्शन भी आता तो महंगा था है और रहेगा। डीमार्ट टाइप है, महंगा था है और रहेगा। चलिए, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स पर राय। आइए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, दोनों स्टॉक्स आज कैश मार्केट के। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, अनिल जी, आज की पिक्स देने के पहले आपको आपकी जो 4 साल की जो वर्क एनिवर्सरी और जिस मेहनत, सूझबूझ और लगन से आपने जी बिजनेस को भारत का सबसे नंबर 1 बिजनेस चैनल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद भी देना चाहूंगा अनिल जी, क्योंकि इस सक्सेसफुल जर्नी में पहले ही दिन से आपने मुझे इस जर्नी का हिस्सा बनने का मौका दिया। तो थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल, धन्यवाद मुझे देना है सर। आप लोगों की वजह से मेरी सक्सेस है और इतना दमदार पैनल है, तो
नहीं तो दिन भर अगर मैं करूँ तो कोई देखेगा नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। सब लोगों को बीच बीच में आकर कलर लाते हैं, अलग अलग तरह की अपनी स्किल्स लाते हैं, रिकमेंडेशन लाते हैं, इसलिए चैनल नंबर 1 है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 साल से और उससे पहले से सेठी साहब आपने तो हमेशा साथ दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही चलता रहेगा सर। बताएं आज क्या चुना जी सर। और अनिल जी वापिस से धन्यवाद। कल की जो मेरी पिक थी टाटा कम्युनिकेशन, उसके सब टारगेट अचीव हो गए। मेरे बाद आपने भी उस स्टॉक को रिकमेंड किया, और वो जो 1290 पे कल मैंने रिकमेंड किया, आपने टारगेट ड्यूरिंग द शो भी बढ़वाया था 1340-50। आज वो स्टॉक 1400 के ऊपर के लेवल दिखा के आया है। तो अनिल जी थैंक यू। बाकी अनिल जी 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। और जो पहला स्टॉक है वो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। मुझे लगता है अब आईटी स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों से सबड्यूड थे, उसमें अब चाल आनी चाहिए, अच्छे चलने चाहिए। स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 502 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक लीडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कंपनी है, जो कि वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग इन सब सेक्टर्स में काम करती है। जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 27-28% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27% के, जीरो डेट कंपनी। और दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 47 करोड़ का पैट था, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 37 करोड़ के सामने 47 करोड़, और ईयर ऑन ईयर भी 35 करोड़ के सामने 47 करोड़। और अनिल जी इसमें खास बात है, FIS अराउंड 28% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें बाकी नाम तो है ही है, HDFC, गोल्डमैन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड, बट MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस स्टॉक में भी 1.61% स्टेक ऑन करती है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी भी इसमें 1.57% स्टेक ऑन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 530 रुपए का, छोटा स्टॉप लॉस 495 रुपए का रखना है। ओके, 495 का स्टॉप लॉस लगाकर 530 के टारगेट के लिए न्यू जेन सॉफ्टवेयर ये है खरीदारी करने के लिए। दूसरा शेयर सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, कंपनी का नाम है रूपा एंड कंपनी, जो कि अभी 447 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भी एक भारत की दमदार एक होजरी और नीटेड गारमेंट्स वाली कंपनी है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके, 16 ब्रांड्स हैं, जिसमें हम रूपा, फ्रंटलाइन, मैक्रोमैन, यो इन सब से परिचित है। काफी पॉपुलर ब्रांड्स है, और रणवीर सिंह इनके ब्रांड एम्बेसडर है। और इतना ही नहीं, इनके पास 2 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी लाइसेंस है, जिनमें एक तो फ्रूट ऑफ द लूम है, और दूसरा है फ्रेंच कनेक्शन यूके, जो कि हम FC UK इस नाम से पॉपुलर है ये ब्रांड। बाकी कंपनी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 58 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 43 करोड़ का पैट था। रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 24%, डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.19 का। और इस कंपनी में भी FIS 5% स्टेक ऑन करते हैं, और एबेकस फंड, जो कि सुनील सिंघानिया जी का एक मच फॉलोड फंड है, वो भी इसमें 2.04% स्टेक ऑन करता है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 480 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 435 रुपए। ओके, तो 435 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। रूपा ये है आपके लिए, सिटी साहब की तरफ से 480 का टारगेट और 530 के टारगेट के लिए न्यूजन पर करके चलनी है खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है, 124-125 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जेके टायर। एक गिरावट के बाद जेके टायर में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिला है, और सपोर्ट लेके अब कंटिन्यूसली पिछले 10 दिनों से एक अप मूव देखने को मिल रहा है, और अभी ये स्टॉक कंटिन्यू मूव ऊपर का करेगा। आज और अगले हफ्ते के लिए जेके टायर में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 120 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर मेरे को लग रहा है जेके टायर के अंदर 132 रुपए से लेके 135 रुपए तक के लेवल जल्दी ही 2 से 3 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा जेके टायर 120 के स्टॉप लॉस से 132 से 135 के टारगेट्स के लिए। ओके, सो 132-135 के टारगेट के लिए जेके टायर में आपको करनी है खरीदारी। आइए 2:30 बजे हैं और लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बढ़िया मूड माहौल है, ग्लोबल मार्केट्स भी अब थोड़ा सेलिब्रेशन के मूड में आ रही हैं। लगभग 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं आपको, 1/4% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में 1 से 1.5% की खरीदारी है। 101 पर है ब्रेंट, वहां से राहत है। एशिया के बाजारों में आपने पॉजिटिव ट्रेड देखा है, हमारे बाजार भी डेज हाई के करीब है। तो मूड माहौल तो बढ़िया है सर बाजार का। बताएं क्या करना है इस समय? तेजी करें। देखो दीप,
सुबह अपनी बात थी कि 17,800 825 हल्की फुल्की रुकावट है। यस, ठीक है, वहाँ एक बार हम रुकेंगे, वहाँ आकर रुक गए। अब थोड़ा सा डाउ 150 वाला शो हो गया है, तो हल्का सा नीचे आया तो थोड़े रुके हैं। बैंक निफ्टी का भी अपना क्लियर कट था कि ऊपर में 37,850 37,975 की रेंज में पहुंचेंगे। वहाँ से आप देख लीजिए लगभग 37,884 का हाई बना है, तो ऊपर की रेंज पे एक बार आकर थोड़ा सा रुके, लेकिन थोड़ा नीचे आ जाए लेना ही है, फिर से लेना है। हाँ लेना 100% लेना है। तो आज अगर 17,800 के ऊपर गए तो क्लोजिंग के वक्त अभी जो 3 बजे का लेवल है अपना वो है 17,800 825, ये रेंज के ऊपर टिकना चाहिए। इसके ऊपर टिका तो 17,900 दिखता है, 17,900 के आसपास जाने की तैयारी, 17,875 17,900 आज ही हो सकती है, तो वो क्लोजिंग बढ़िया होगी। बैंक निफ्टी यहाँ पर तो 38,000 के ऊपर टिकना चाहिए, नहीं तो बीचों बीच में न 37,500 तोड़ेगा न 38,000 तोड़ेगा। अब बता दूँ तो डेटा के हिसाब से क्या है। सबसे पहले 17,700 के नीचे क्लोज नहीं होंगे आप, ये इत्मीनान रखिए, क्योंकि 17,700 के पुट पर 45 लाख शेयर हैं। 17,800 पर क्यों अटके हम, वहाँ पर ही क्यों रुके हैं, उसकी वजह है कि 17,800 के कॉल्स पर 56 लाख शेयर हैं, जो तो 700 और 800 एक तरह से दोनों आपके तरफ से लेवल हो गए। अब इसीलिए 800 825 25 पॉइंट ऊपर का गिन लें, 800 825 के ऊपर अगर आप 3 बजे के पहले टिक जाते हैं तो ये 56 लाख शेयर का जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी हल्की शॉर्ट कवरिंग कराएगा। 38 लाख शेयर 17,700 के कॉल में भी खड़े हैं, वो भी होगी, तो आपको 17,900 तक की यात्रा बनती है। ठीक है, तो इसलिए और लग रहा है कि वो हो जाएगा, हो सकता। अब आइए बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, आपको ये इत्मीनान रखना है। और 37,500 बहुत बढ़िया बेस मिल गया। एक बेस बनने की एक और तरीका होता है। 37,500 के पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 24 लाख शेयरों का। ठीक है, तो इसका मतलब पुट राइटर यानी तेजी करने वाला आदमी वहाँ मजबूती से खड़ा है 37,500 पे, तो उसको लगता है ये नहीं टूटना चाहिए, यही है। अब क्या होता है, अगर जिस लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहीं पर अगर कॉल राइटर भी खड़ा है अच्छी संख्या में, जिसने ये सोच के कि ये तो टूट जाएगा नीचे जाएगा, 37,500 के कॉल पे 19 लाख शेयर है। तो अब अगर नीचे आया यहाँ से बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट, तो ये कॉल राइटर ही शॉर्ट काटेगा। इसलिए किसी लेवल पर जहां बहुत ज्यादा पुट हो, आप उससे 200-250 पॉइंट ऊपर हो, ठीक है, और वहां पर कॉल राइटर भी खड़ा हो, तो आपके लिए बहुत सेफ्टी हो जाएगी। तो इस वक्त बैंक निफ्टी बहुत सेफ है निफ्टी के मुकाबले में, ये डेटा में दिख रहा है। मतलब एक बार निफ्टी अगर 17,700 भी आ जाए गलती से, तो भी बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे बंद नहीं होगा। ये हाँ, इतना डेटा 37,500 पे मजबूत बन गया। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, 38,000 आज नहीं पार करेंगे, आज नहीं करना है, क्योंकि 23 लाख शेयर वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो थोड़ा वो रुकावट की जगह, तो रुकावट की जगह वही है दीप, 37,850 37,975 इस रेंज में कहीं भी रुकेंगे। तो आज अभी भी 885 से घूमे, तो वहां पर थोड़ा रुकेंगे। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अगर नीचे मिले अगले घंटे भर में तो खरीदना है जब भी मिले। ठीक है, तो खरीदारी करें, डिप मिल गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ से और अच्छा एक्शन बाजार में आपको आते दिखेगा। आइए मुदित जी अपनी दूसरी कॉल के साथ है तैयार, बिगुल मुनाफे वाला मुदित। बताएं सर। डीप स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसके टारगेट्स बड़े हैं, और साथ के साथ एक चीज और कहेंगे, यहाँ पर हम 3 टारगेट्स हो जाने वाले हैं। बाय करके चलना है डॉक्टर रेड्डीज 4405 CMP है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 4460, दूसरा टारगेट 4520 और तीसरा टारगेट 4570। ये 2 से 3 दिन के टारगेट्स हैं। 2 से 3 दिन के अंदर स्टॉक में 4570 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक 3 महीने से जो कंसोलिडेशन में था, उस कंसोलिडेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका आज के सेशन में नेक लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अच्छी चीज देखने को ये मिल रही है, 100 डेमा का भी ब्रेकआउट नजर आया है, जिस तरह के स्ट्रक्चर वॉल्यूम के साथ देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्राइडे के सेशन में जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग हाई पर होती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर डेटा वाइज यहाँ पर जो चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है एक बड़ा अपसाइड मूव ये काउंटर डिलीवर करेगा। 2 से 3 दिन के नजरिए के हिसाब से 4570 तक के अपसाइड मूव डॉक्टर रेड्डीज में नजर आएंगे। इंट्राडे टारगेट 4460 का होगा, थोड़ा पोजीशनल 4520, और फिर उसके बाद 4570 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4360 का। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। डॉक्टर रेड्डीज बड़ा ब्रेकआउट इस समय ये काउंटर दे रहा है। 4360 के का स्टॉप लॉस, 4460, 4520, 4570 के 3 टारगेट्स आपके लिए। आइए किरण जी के लिए एक स्पेशल पिक का बिगुल। बताएं किरण जी। दीप, फास्टेस्ट फिंगर्स फास्ट में मुदित जी बाजी मार गए इस बार, पर जो पैटर्न और टारगेट दिए मुदित जी ने काफी छोटे दिए, मेरे काफी बड़े हैं।
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो फरवरी सीरीज का पहला शोल्डर है उधर से देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। मेरा टारगेट 4650 का पहला रहेगा, पहला 4650। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि ये रुकने का नाम लेगा। जिस तरीके से 4400 में 2.5 लाख के शेयर्स है, शॉर्ट पोजीशंस है, वो कवर होते नजर आएंगे। 4500 में वापस एक बार लगभग 2 लाख शेयर्स है। इसके चलते मेरा मानना है कि काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव है। 2 पैटर्न्स है, एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ही है और कंटिन्यूएशन पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिला है। जब एक जगह पे 2 पैटर्न मिलते हैं तो वो स्टॉक काफी बड़ा चलता है और मेरा मानना है कि 4650 पे पहला टारगेट रहेगा मेरा। तो इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 4400 के नीचे रखना है। डॉक्टर इज रेडी टू रन। तगड़ा एक्शन आ रहा है एक्चुअली, सारे फार्मा शेयरों में जबरदस्त एक्शन आ रहा है और डॉक्टर रेड्डी कमाल करने को तैयार हो रहा है। दीप जो हिसाब से ना मुझे लग रहा है कि ये मूव आया है और दोनों ने एक साथ पकड़ा है, वो कमाल ही है, गजब है। तो डॉक्टर रेड्डीज में किरण जी की स्पेशल पिक है और साथ ही साथ मोदी जी की तरफ से भी राय आती हुई। कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो फार्मा कंपनी है, नाम भी डी से शुरू होता है बट नाम डॉक्टर रेड्डी नहीं है। हमारा स्टॉक पिक है डीवीज लैब। डीवीज लैब में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है, राउंडिंग बॉटम है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में सब में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। डीवीस लैब में एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की राय है। 4480 पर 4480 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 4600 रुपए का, 4600 का फर्स्ट टारगेट और 4680 का दूसरा टारगेट, जिसके लिए डीवीस लैब्स में खरीदारी करें। ओके, तो 2 बैक टू बैक फार्मा कॉल्स आपके लिए, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज। देखते हैं वागले साहब के रेडार पर कौन सा फार्मा स्टॉक है या फिर कुछ और। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर आया है जेएसडब्ल्यू स्टील अभी 760 का भाव, 760 के लेवल्स ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है ये जैसे 765 ब्रेक करेगा, इसमें एक 20 से 25 रुपए की मूव बहुत फास्ट आ सकती है। आज आएगी या मे बी मंडे मॉर्निंग आएगी। मैं उसको प्रीएम कर रहा हूँ। 750 के स्टॉप लॉस से रिस्क एक 10 साढ़े 10 रुपए की होगी और पहला टारगेट 780 785, दूसरा टारगेट 800। ये पोजिशनल है। ओके, 800 तक के टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्टॉक्स वापस से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और तेजी दिखाने में भी। फार्मा और मेटल्स एक साथ चल रहे हैं। रेयर कॉम्बिनेशन है ये बाजार। सही जवाब। ओके, आइए एक और रेयर चीज हुई है बाजार में और वो ही एक और कंपनी की लिस्ट ट्रेडिंग बंद। लेकिन इस बार ट्रेडिंग बंद तो पहली आखिरी बार नहीं है, बहुत सारों की होगी। कौन से, एक वो कौन सा बैंक हुई थी? लक्ष्मी विलास बैंक, उसकी हुई। फिर डीएचएफएल की हुई, वीडियोकॉन की हुई और भी एक दो मैं भूल रहा हूँ जिनकी हुई। और किसकी हुई? सिंटेक्स की हुई अभी। लेकिन एक और की हुई, वो अलग क्यों है? बिना नोटिस दिए एक तरह से होगी। अचानक हाँ आए और गए। हाँ, मतलब रात को आप सो, आपको लगे कल ट्रेडिंग हो रही है, सुबह उठे तो पता चले ट्रेडिंग बंद। और ये है रोहित फेरोटेक। इसकी ट्रेडिंग आज ही से बंद हुई है। कल तक किसी को नहीं पता था ये बंद हो रही, राइट? कल तक नहीं पता था। तो वरुण तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर आपके लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो ट्रेडिंग तो क्यों बंद हुई ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी बेसिकली एनसीएलटी में थी और कल ही इसका जो कोलकाता का एनसीएलटी बेंच है, उन्होंने इस कंपनी की जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको मंजूरी दी है। बेसिकली हुआ ये था कि 2020 के आसपास ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी इसमें चली गई थी, एनसीएलटी में चली गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी, काफ़ी लॉसेस से कंपनी कर रही थी और उसके बाद इसको एनसीएलटी में डाला गया था। जून 2021 के आसपास अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील जो है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा स्टील माइनिंग, उन्होंने इस कंपनी के लिए जो बिडिंग है वो की थी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है उनके तरफ से इसकी बिडिंग जो है उसको अप्रूवल मिल गया था, मंजूरी मिल चुकी थी। तब ये स्टॉक ट्रेड करता था करीब 3.5-4 रुपये के आसपास। लेकिन क्योंकि कंपनी पे कर्ज काफ़ी था और जो रेजोल्यूशन प्लान टाटा स्टील ने दिया था उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो इक्विटी है उसको पूरी तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी कि जो इक्विटी वैल्यू है उसको जीरो किया जा रहा है। और तब से अब तक कोलकाता बेंच का जो फैसला था वो टला हुआ था, वो रुका हुआ था। कल फाइनली कोलकाता बेंच ने इसका फैसला दे दिया और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे
तो एनएसई की तरफ से यह आ गया कि क्योंकि इस कंपनी की जो इक्विटी है वो जीरो की जा रही है, इसके लिए अब इसमें ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। इंटरेस्टिंग ये है कि तब ये 3.5-4 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 28 रुपये के आसपास इस कंपनी की ट्रेडिंग जो है वो बंद हुई है। और हाइस अगर आप देखेंगे तो इसी साल जनवरी के आसपास इस कंपनी ने करीब 58 रुपीज़ के आसपास के हाइस जो है वो भी छुए थे। नो डाउट लेंडर्स को तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, करीब 13-14% के आसपास जो है लेंडर्स को मिलेगा। हेयर कट लेना पड़ेगा उनको 87% के आसपास का, लेकिन इसमें असली नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का हो रहा है, क्योंकि जो सोच रहे थे कि अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है तो हो सकता है इस कंपनी के दिन बदल जाए, क्योंकि टाटास ने इसको लिया है, क्योंकि टाटास ने ये भी प्रॉमिस किया था कि करीब 160 करोड़ के आसपास का इक्विटी जो है यानी कि फंड जो है वो इस कंपनी पे इन्फ्यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कल जब कोलकाता बेंच का फाइनल ऑर्डर आया उसके बाद इस काउंटर में ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरह से रोक दी गई है, एग्जिट का भी मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला एग्जिट, एकदम से 28 से जीरो खत्म। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। नोटिस तो अनिल जी नहीं, कल आफ्टर मार्केट आई है मेरे ख्याल से इसके बारे में नोटिस, एनएलसी ने शायद पहले दे दिया होगा, वो भी मार्केट के दौरान ही दिया होगा, तो भी क्या निकल नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला। हाँ और आए गए पता ही नहीं चला सर। मतलब जनरली तो ये था 1-2 दिन बाद बंद होगी, 2-4 दिन किसी में कुछ। हाँ किसी में टाइम दिया जाता है, इसमें कल दिया था अनिल जी, टाइम दिया था। दिया कब? 12 मिनट पूरे 3:18 पे सर्कुलर आया कि कल से बंद। ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसा लग रहा है ये अब कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हो गए जिसमें हमारे निवेशकों के पैसे जीरो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जीरो उन लोगों के हो रहे हैं जो सब रिटेल इन्वेस्टर है। सिंटेक्स हो, वीडियोकॉन हो, DHFL हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो। अब दो चीज़ें इसमें, एक तो ठीक है हम हमारे लेवल पे इसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ ये मैटर किसके हाथ में कहाँ कैसे उठाना है कि शेयर एकदम से ज़ीरो ना हो, वो तो हम पहले भी किया, अब फिर करेंगे। उससे पहले एक सलाह मैं देना चाहता हूँ जनरली हमारे दर्शकों को, ये ना कई बार है ना ये रिवाइवल वाली कंपनी में कि NCLT में ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कि बड़ा प्लेयर कोई ले रहा है ये कर रहा है। एक चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है, वो ये समझने कि ये कंपनियां NCLT में क्यों जाती हैं, क्योंकि भारी भरकम कर्ज होता है, वो चुका नहीं पाते हैं। जितना कर्ज उससे कहीं कम एसेट्स है। देखो बैंकों ने लोन दिया, बैंक पागल तो नहीं है कि 80%, 70%, 95% हेयर कट ले रहे हैं कि अगर मैंने 10 करोड़ का लोन दिया तो चलो ठीक है आप मुझे 50 लाख ही दे दो या 1 करोड़ ही दे दो, मैं 9 करोड़ माफ़ कर देता हूँ। तो ऐसा तो कोई जनरली करता नहीं, वो तभी करता है जब कंपनी के पास कुछ है नहीं। और अगर कंपनी के पास बैंकों को इनको पूरा पैसा देने को नहीं है तो आपको कहाँ से आएगा। अब क्या होता है, कोई कोई उसमें रुचि सोया जैसी निकल जाती है, कोई कम कंपनियां आलोक इंडस्ट्री जैसी निकल जाती है, तो लोगों को लगता है सब वैसी है। तो सारा ऐसा है नहीं। सो कौन सी कंपनी जीरो हो जाएगी, कौन सी 10, 20, 50, 100 गुना हो जाएगी, ये समझना जरूरी है। ये समझ अभी तक हमको नहीं आई है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं आई तो नहीं आई है। कोशिश करेंगे सीखने की, पता नहीं चलता हर NCLT में जाने वाली कंपनी। और अच्छा कितना दिमाग लगाएंगे आप एक एक कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल नहीं होते, इसमें टेक्निकल चीज़ें 50 होती है, रिजोल्यूशन होगा नहीं होगा। जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसे शेयरों को खरीदने के पहले, NCLT वाले शेयरों को खरीदने के पहले आप ये मान के चलो कि जीरो होगा, मान के चलो तो आप खरीदो, बाकी मत खरीदो। और फिर जीरो तो ये बहुत तकलीफ का काम है, क्योंकि भैया 100% कैपिटल उड़ना मतलब क्या है, कोई लॉटरी का टिकट थोड़ी खरीदा, रेस कोर्स में थोड़ी गए कि जीरो हो जाए। स्टॉक मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट गलत जा सकता है, 25-50% शेयर गिर सकता है, संभव है, पॉसिबल है, 80% गिर जाएगा। जीरो होना मतलब वो ट्रेड ही नहीं कर पाने का मतलब क्या है, मतलब उम्मीदें ही खत्म होंगी ना अब तो। अब तो आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बचा, करेक्ट, वैल्यू नहीं है उसका। हाँ, तो इसलिए वापस उम्मीद ही खत्म ना। क्या कभी एक तो क्या भाव आपका 10 रुपए हो 50 वाला, तो भी आपको उम्मीद चलो लेके बैठे हैं, कभी तो आएगा नहीं आएगा या आ जाए, वो एक अलग चीज। यहाँ तो डीलिस्ट कंप्लीट। सो ऐसे में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जब तक पूरी चीज़ समझ आए उससे पहले प्लीज़ सावधानी रखिए, प्लीज़ ये ध्यान में रखिए। हर कोई, बहुत सारे लोगों की आदत है, गंदी आदत है, पेनी स्टॉक्स ही खरीदेंगे, मुश्किल वाले शेयर ही खरीदेंगे, 2 का 10 हो जाएगा, 2 का, कितनी बार बोलते मैं जाता हूँ, ये 2-5 वाला बताओ ना, जो 25 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैं चलेगा, तो आपको चलेगा, मुझे नहीं चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सही बात है, सही बात है ना। समझ नहीं। तो प्रॉब्लम ये थोड़ा सा समझिए प्लीज़, इसको ध्यान से देखिए यार, ये बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत सारे स्टॉक्स जीरो हो रहे हैं। बिल्कुल ये वाला, हाँ, ये तकलीफ वाली चीज़ है। और नोटिस भी नहीं है, पता ही नहीं चलता 18 मिनट में। क्या करेंगे 18 मिनट में?
कल आई थिंक 12 बजे 12:30 बजे लोअर सर्किट लग गया था तो उसके बाद कभी भी सर्कुलर आया आप तो एग्जिट वैसे भी नहीं ले हाँ, वैसे भी नहीं अटक ही गए। कोलकाता बेंच का जो फैसला था उसका डिस्क्लोजर आया था 12 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद, उसके बाद लोअर सर्किट लगा, फिर 3 बजे 3:15 बजे आ गया नोटिस की कल से ट्रेडिंग बंद। अब सोचो सबसे बड़ी तो जिसने कल लोअर सर्किट पे खरीदा, जिसने कल ही खरीदा, कल ही खत्म, वो तो अपने से बड़ा बेवकूफ मतलब किसको मानेगा दुनिया में। सही बात है कि मैंने कल 28 में खरीदा, आज मेरा 0। हाँ जी, बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अनिल जी, अगर आप ध्यान देना, जून 2017 में जून जुलाई में ना टाके झुंझुनवाला जी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स खरीदा था और स्टॉक ने रैली ली थी, और उसके बाद जेपी इंफ्रा उसकी ग्रुप कंपनी एनसीएलटी में गई थी, तो उन्होंने सिर्फ ग्रुप कंपनी के एनसीएलटी पे जाने पर जेपी से एग्जिट ली थी। तो इसका एक ही तरीका है जी, एक रूल बना लेना चाहिए, गोल्डन रूल, जो भी कंपनी एनसीएलटी में जा रही है उसमें से निकल जाए, और एनसीएलटी में गई हुई है तो एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा से मेंशन करा कि किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा स्टॉक चलेगा, और जो रुचि सोयाबीन जी चला है उसमें भी कैपिटल रिडक्शन हुआ था, तो जितने शेयर हाथ में बचे थे और वो कॉस्ट पे आने पे उसमें भी बहुत समय लगा था। तो एक गोल्डन रूल यही है कि जो कंपनी एनसीएलटी में जा रही है उसमें से निकल जाए, और जो कंपनी एनसीएलटी में है उसमें एडवेंचर ना करे। ओके, एनसीएलटी वाली कंपनियों में सावधानी रखें, ध्यान रखें, ये कहना है हमारे बंसल जी का भी बात तो सही है। नितिन जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे लेंगे कुछ बेहतरीन पिक भी एक बार। तब तक बसीन साहब तैयार हैं, आइए बसीन साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका बसीन साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो कोई अपडेट्स देना चाहें तो उसके बाद लेता हूं आपसे फ्रेश पिक्स भी। हाँ अनिल जी, देखिए पहले तो आपको कल कहा था मार्केट रैली करेगी, आज से 200 पॉइंट ऊपर हो गई निफ्टी। बहुत ही बढ़िया मूव है सर, और पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी है, अच्छी बनी है सुबह से। मतलब पॉलिसी जी आपके यहाँ आया था और आपको मुबारक दी, और देखो तब से मार्केट चल रही है सर। और टॉप गेनर सर मतलब मैं सर 1165 नहीं सर, अभी मैं ना आपको ये बोलूं कि सर रोज आप शो स्टूडियो से करो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हफ्ते में एक दिन तो बनता है सर हमारा। हाँ जरूर जरूर सर, एसबीआई लाइव देखिए 1165 अनिल जी। लवली, बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल। गोदरेज कंज्यूमर अल्ट्राटेक 6900, और आपको मैं कहते रहा 10 रुपए पे आइडिया आइडिया आइडिया, देखिए 1135 हो गया। अशोक लीलैंड, वोल्टास, गोदरेज कंज्यूमर आर दी अदर पिक्स। अब आप कहें तो 2 पिक्स हैं आपके लिए, मैं शुरू करूं तो प्लीज बताएं सर। तो अनिल जी, मैं मिड कैप आईटी पे बुलिश हूं, मार्केट स्ट्रीट में भी सेइंग दिस इज द टाइम, उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। मैंने आपको माइंडट्री भी कहा है, एम्फोसिस भी कहा है, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक और उसमें ऐड करिए परसिस्टेंट सिस्टम, 4690 4700 का भाव है, 4600 का स्टॉप लॉस रखिए, 48.5 से 4900, दिस विल बी, आपको 5% की मूव मिलेगी परसिस्टेंट पे। दूसरा बाय जो मैं एयरपोर्ट पे फिर वेटिंग और चलने की आपको जगह नहीं है, जीएमआर, आप मान नहीं सकते किस तरह का ट्रैफिक है, और अल्कोहल सेल्स आर गोइंग थ्रू द बोर्ड। 40 रुपए में लीजिए, 39.25 का स्टॉप लॉस, ये वापस 42.43 जाएगा और 45 का भाव भी आ जाएगा। ओके, ये है आपके लिए राय, इस वक्त जीएमआर में खरीदारी करने की राय। बंसल जी, अल्कोहल की सेल भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बंसल साहब सही कह रहे हैं, जस्ट क्रॉस चेकिंग के लिए पूछ रहा था। देखिए अनिल जी, एक चीज है अनिल जी, मेरा एक रूल है कि कभी भी पॉजिटिव ब्रेकआउट इन नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिस नहीं करना चाहिए, और नेगेटिव ब्रेकडाउन इन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिस नहीं करना चाहिए। और एज ऑफ नाउ अनिल जी, नवरात्रों में अनिल जी सेल बढ़ रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया, ठीक बात है, बिल्कुल। तो नवरात्रि में बढ़ रही तो बड़ा ब्रेकआउट है इसका मतलब, फिर तो ये बड़ा ब्रेकआउट है। सोचो बसीन साहब, नवरात्रि में बंसल जी बोल रहे हैं अगर सेल बढ़ रही तो बाद में क्या होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर होती है मुलाकात। शुक्रिया आपका हमारे लिए समय देने के लिए। नितिन जी तैयार है फोन लाइन पर निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। सर डेटा पॉजिटिव लग रहे हैं, यहाँ पे 17,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 120 121 की है, स्टॉप लॉस होगा इसका 85 का, और टारगेट होंगे 175 का, यानी कि नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 18,000 के ऊपर निकलेंगे, इसलिए हम 17,900 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं।
और बैंक निफ्टी भी अभी 38,000 के ऊपर चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी ही अब यहाँ से ट्रिगर दे सकती है निफ्टी को। तो निफ्टी की तो हम कॉल ले रहे हैं और बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी पे हम 38,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 355 रुपए में मिलेगी। 250 का स्टॉप लॉस होगा और 550 के टारगेट होंगे। यह है आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर कॉल खरीदने की राय। 17,900 की कॉल निफ्टी की खरीदें, 38,000 की कॉल बैंक निफ्टी की खरीद कर जाएं। नितिन जी की तरफ से राय। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सबसे पहले तो टारगेट अचीव का मुहर लगाइए। 10 से 15 मिनट पहले एक स्टॉक दिया था जेके टायर, स्टॉक देखिए आप 11-12% ऊपर है और 135 का जो टारगेट दिया था वो 2-3 दिन बोला था, ये तो 15-20 मिनट में अचीव हो रहा है। तो टारगेट अचीव का मुहर लगाइए। और अब जो स्टॉक है वो बाय साइड का है और टायर सेक्टर में मेरे को लग रहा है मोमेंटम है। तो इस स्टॉक के नाम में है लो, इस स्टॉक को अभी आप लो और स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से 8 से 10 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 196 का स्टॉप लॉस लगा के अपोलो टायर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक पिछले एक महीने के हायर लेवल्स पे भी आ चुका है और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 210 रुपए से लेके 215 रुपए तक का मूव जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अपोलो टायर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 210 से 214 के टारगेट्स के लिए 196 का स्टॉप लॉस है। इसके नाम में है लो और ये कह रहे हैं लो। अच्छा, एक और स्टॉक है जिसपे सुमित जी आपने बोला, सुमित जी को भी दिखाओ बाकी एक्सपर्ट। हाँ वागले साहब जरा ध्यान दें, अगर अपोलो के नाम में लो है और सुमित जी के फॉर्मूले के हिसाब से उसे लो है, तो फिर एक स्टॉक मेरे ध्यान में और आया है जिसके नाम में है दो। क्या उसे हमेशा देते रहना चाहिए? औरोबिंदो वैसे भी कमजोर है, हमेशा बेचने के लिए आता है, कभी कभार साल में 1-2 बार आ जाए बाय रिकमेंडेशन, बाकी तो सेल ही आती है। क्या औरोबिंदो दिया जाए? है वागले साहब? अनिल जी, बहुत अच्छा पैटर्न इन द मेकिंग है। जी वागले साहब। अनिल जी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक हो सकता है। मैं अभी लेने की सलाह नहीं दूंगा। जैसे ये 720-722 के पार निकलेगा, ये 760-780 जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज फिलहाल मुझे नहीं लगता, अनलेस आपके पास कुछ फंडामेंटल रीजन है, लेकिन टेक्निकली मेरे लिए 720 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा 718-720 और सस्टेन करेगा, ये पहला टारगेट 750, दूसरा टारगेट 780 और एक 5-6 दिन में 780 के भाव दे सकता है। जब तक 720 पार नहीं करे तब तक औरोबिंदो है 2। ठीक है सुमित जी, ठीक है औरोबिंदो के बारे में? नहीं अनिल जी, अभी नहीं। अनिल जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था हाँ जी, कि मैं वो वर्डिंग्स और वो मुहावरे और शायरी तभी बनाता हूँ जब मेरे को चार्ट में उस चीज के लिए कन्विक्शन आ जाता है। तभी नहीं वो ठीक है, आप हमको उससे क्या लेना देना, हमें तो हमारे तो। अच्छा, वैसे आपका कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। आज मुदीद जी बहुत बढ़िया शायरी लिख के लाए मेरे लिए। मुदीद जी जरा उसको ट्वीट करना जरा, मैं वो आपका उस समय ऑडियो बराबर नहीं था तो सुन नहीं पाया, तो जरा ट्वीट कीजिए। अच्छा, बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैंने भी एक सुमित जी से इंस्पायर्ड होकर शायरी बनाई है। सुमित जी आपके लिए है। देखिए सुमित जी, अरविंदो के नाम पे है 2, तो आप अरविंदो के स्टॉक के दाम का लिफाफा वो बनाओ और सब हम सबको दे दो। तो जो उसका दाम है उसका लिफाफा बना के सबको दो। देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट में बेचना है। ऐसा कोई सुमित जी, ऐसा कुछ एक्चुअल में भी दो, सिर्फ वर्चुअल नहीं। ऐसी घटिया वाली बनाई ना आपने शायरी बंसल जी, आपको सबको देना चाहिए। हम सबको आपने मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया है। ऐसा कौन बनाता है बंसल जी? थोड़ा ट्रेनिंग दो सुमित जी, जरा एक दिन 7 दिन बुला के बंसल जी को अपने पास में रखो। तब तक आइए बिगुल मुदीद जी के लिए। मुनाफे वाले मुदीद बताएं। अनिल जी, मेरे पास भी जो स्टॉक है उसके नाम में है लो, ले लो अभी अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पर बाय करके चलना है। देखिए अभी हमने डॉक्टर रेड्डीज पे बात करी थी और डॉक्टर रेड्डीज के जो पहले टारगेट्स हो जाए थे 4660 के, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं और 4680 का ऑलमोस्ट हाई लगता हुआ नजर आया है। देखिए फार्मा स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं यहीं पर बाय करने की सलाह है। 4617 CMP है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 4650 का,
दूसरा टारगेट 4670 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है और प्रीवियस स्विंग हाई जो थे वो सारे निकलते हुए नजर आए, तो बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से डिलीवर करेगा। 4670 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का। 4580 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। अपोलो हॉस्पिटल में तो जो एपिक आया था वो वागले साहब की तरफ से आया था। आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। वागले साहब ने बोला कहाँ है वागले साहब, वागले साहब को याद दिला दूं। वागले साहब ने एक बार बहुत सीरियसली बोला मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल, और मेरे को यहीं से झटका लगा। फिर बोला अपोलो हॉस्पिटल के साथ, तब समझ में आया कि स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। वो दिन है, आज का दिन है, जब जब अपोलो हॉस्पिटल आता है मेरे को वागले साहब की बहुत याद आती है। कोई भी स्टॉक रिकमेंड करता है अपोलो हॉस्पिटल, मैं वागले साहब को याद करता हूँ। वागले साहब अगली बार से आप शब्दों पर गौर फरमाएं, ऐसा मत बोलिए मैं जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल और हमें टेंशन हो जाए, वैसा काम मत करिए। तब वो भी टाइम था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कोविड का टाइम था, तो तब और भी वागले साहब का और ज्यादा डर लगता था वर्क फ्रॉम कोविड का टाइम। अरे भगवान पूछो मत। तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। और इस वक्त आशु जी का भी मैसेज आया है सर, ओनली आईटीसी। कहाँ है ओनली आईटीसी? जरा चल रहा है सर, 52 वीक हाई पे चल रहा है इस समय। वाओ 269 जय हो। थैंक गॉड, हो गया चौथी एनिवर्सरी पे 4%। 1% का कमी, मैंने कहा 4% तो बनता है, दिल की इच्छा थी, पूरी हो गई। तो बंसल जी, कुणाल जी का धन्यवाद आईटीसी की बेहतरीन कॉल के लिए। आइए नतीजों के सीजन की हो रही है शुरुआत, बजे हैं 3 और वक्त है आपके लिए रिजल्ट्स का प्रीव्यू लेने का। हाँ आ गया ये टाइम, अब अगले हफ्ते रोज पूर्वानुमान मिलेंगे आपको नतीजों के, और सोमवार को आ रहे हैं टीसीएस के नतीजे। सोमवार शाम आएंगे बाजार बंद होने के बाद? ओके, सोमवार शाम को आएंगे। कुशल तैयार है नतीजों की पूरी अनुमान लेकर। बताओ जी। नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे सर। जिस तरह से कंपनी की डील विंस होती हुई दिखी है Q4 में, उस वजह से आय में लगभग 3.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये रुपी आय का कन्वर्जन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। पर डॉलर आय यहाँ पर 3.1% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और 672.6 करोड़ डॉलर जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अपने आय फ्रंट पर। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में देखेंगे तो 3.3% की ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। कंपनी की मार्जिन्स पर 25% पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट या फिर बढ़त आपको मार्जिन्स में नहीं आती हुई नजर आएगी। पर कंपनी का मुनाफा 3.5% बढ़कर 10,100 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है। तो लार्जली कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस स्टेबल रहने का अनुमान है। और यहाँ पर आय और मार्जिन को लेकर आगे के लिए क्या आउटलुक होगा, FY23 के लिए आगे पूरे साल की किस तरह से कमेंट्री रहती है, ये देखना सभी आईटी कंपनी के लिए अहम होगा। तो आईटी के इंडिकेशन इसी के नतीजों से मिलने वाले हैं। टीसीएस मंडे, इन्फोसिस वेडनेसडे, नतीजों का सीजन हो रहा है शुरू। शरद जी, हाँ शरद जी बताएं सर, टीसीएस क्या करनी है एक्सपेक्टेशन? 3-3.25% की ग्रोथ की तो उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत मुझे लगता है जो फाइनल फ्यूचर आउटलुक के बारे में कमेंट्री रहेगी वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आईटी कंपनीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑफशोर अकाउंट्स में जनरली न्यू एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग रह रहा है बाहर में, डेवलप्ड नेशंस में खास करके। तो वहाँ और अट्रेशन से लेके जो कमेंट्री रहती है मेरे हिसाब से बाजार उस पर काफ़ी फोकस करेगा। और इनके एक आधे सेगमेंट में भी उस टाइप की रैंप अप अभी तक हो नहीं पा रही है, तो उससे रिलेटेड ये क्या गाइडेंस देते हैं उस पर खास ध्यान रहेगा। वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी लगभग मुझे लगता है पूरी तरीके से वैल्यूड है टीसीएस को। ईस्टर्न है इस लेवल पर, कमेंट्री कैसी रहती है, गाइडेंस कैसी रहती है, वो देखना जरूरी रहेगा। मार्जिन प्रेशर इस बार अगर आते हैं या नहीं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट अदरवाइज टाइम तो अच्छा चल ही रहा है आईटी कंपनी। तो ये दीप है बड़ा एक्शन वाला मामला, जहाँ पर आपको टीसीएस पर पूरे के पूरा एक्शन। लेकिन एक एक्शन और है बहुत इंटरेस्टिंग, मेटावर्स। कुणाल जी, राकेश जी, मेटावर्स से कौन कौन जो भी परिचय थे, जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर और इंटरेस्टिंग फुटेज आपके सामने टीवी स्क्रीन है, तो जरा नजर डालिएगा, हम बताने जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है ये है मेटावर्स की, और मेटावर्स में तनिष्क के नए कलेक्शन का लॉन्च हुआ है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान की पहली ज्वेलरी ब्रांड है जो मेटावर्स में पहुंच चुकी है। तो टाइटन के लिए ये बड़ी खबर है, टाइटन अब मेटावर्स में एंट्री करता हुआ दिख रहा है। वाओ, क्या बात है।
देखिए धीरे धीरे सारी कंपनीज एंट्री ले रहे हैं। हमने M&M की बात करी थी, उन्होंने NFT लॉन्च किया था। यूएस में मैकडोनल्ड्स ने किया है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर टाइटन ने भी कर दिया, और मेटावर्स पूरा वर्चुअल स्पेस बना दिया आपका, जहाँ पर आप ये सारे सैम्पल्स कर सकते हैं। उसके NFT के फॉर्म में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स जो डिजिटल यूनिवर्स में वो आप फिजिकल यूनिवर्स में भी लेकर आ सकते हैं, तो एक्चुअल भी उसकी आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डिजिटल में है। बिल्कुल। तो ये आपके लिए जबरदस्त टाइटन के लिए बड़ा मूव आता दिख रहा है और बड़ा अचीवमेंट होता हुआ दिख रहा है। पहली इंडियन ज्वेलरी ब्रांड है जो मेटावर्स में पहुंचे। तो और ये तस्वीर अब अपने तो देखो ऐसे देख के तो बहुत समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए जो विजुअल दिखा रहा है। अच्छा, उसमें आपको ओह माय गॉड, तो आप डिजिटल स्पेस में सैंपल कर सकते हैं और फिर उसका आइडिया लगेगा कि कैसा लगेगा आपके ऊपर, और फिर पसंद आए तो उसे ऑर्डर भी कर लीजिए। कमाल ही है। नई नई टेक्नोलॉजी है सर ये ऑर्डरिंग के लिए। कुणाल जी, तस्वीरें देखी आपने, विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी देखिए, अभी ये पहला इंडियन ज्वेलरी ब्रांड है जो कि मेटावर्स पर चला गया है। अनिल जी, पहला इंडियन बिजनेस चैनल कब आएगा अनिल जी, जो मेटावर्स पर जाएगा? तो अनिल जी जल्दी शुरू करें अनिल जी। व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये यही वाला करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें अलग आप लोगों को छोड़ के नए एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे? किरण जी का रिएक्शन अगर एक बार वापस उसको कहीं रिकॉर्ड करके मेरी टीम दिखा पाए, किरण जी का रिएक्शन एपिक था। बोले लोग तो कुल्हाड़ी पे पैर मारते, इन्होंने लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इन्होंने कुल्हाड़ी पे डांस कर लिया। वैसा हाल है। तो बताइए जरा कुणाल जी, मतलब नए एक्सपर्ट चाहिए? मतलब एंकर तो हम ही रहेंगे दोनों, एंकर तो हम दोनों ही रहेंगे, एक्सपर्ट नए लगेंगे या सेम से हो जाएगा काम? अच्छा। अनिल जी सेम टू सेम रहेंगे अनिल जी, लेकिन स्लिम ट्रिम और ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे अनिल जी। देखिए मेटावर्स का अनिल जी सबसे बड़ा फायदा क्या है, हाँ। कि आप असल जीवन में कैसे भी दिखते हो, मेटावर्स में आप ऋतिक रोशन और सलमान खान दिख सकते हैं अनिल जी। और वो क्या दिखेंगे फिर? चलिए बढ़िया, रोल रिवर्सल हो जाए। रोल रिवर्सल। देखो ऐसा है, अपने जो है वही ठीक है। चलो मान लिया, एक बार आपकी बात मान ली कि हम ऋतिक रोशन सलमान खान जैसे दिखे वैसा काम भी कर ले, चलो हम कर भी लेंगे। थोड़ी कम अच्छी, थोड़ी कम खराब, थोड़े कम अच्छे दिखे, थोड़ी कम अच्छी एक्टिंग करें, फिर भी कर लेंगे जैसे तैसे। हाँ। लेकिन ये बताओ क्या वो मार्केट का कवरेज कर सकते हैं ऐसा? नहीं। तो फिर कैसे चलेगा काम? तो फिर हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, मुमकिन नहीं है। हाँ, तो फिर हमारे दर्शकों के और राष्ट्र के हित में हम जो कर रहे हैं वही करने दो, उनको जो कर रहे हैं वो करने दो। लेकिन किरण जी का तो यार वो मुझे चाहिए वीडियो किरण जी वाला। हाँ, वो रिएक्शन जो था हाँ, किरण जी का। हाँ। थोड़ी देर में आने की तैयारी में, तब तक किरण जी के लिए, किरण जी तैयार है एक स्पेशल पिक का बिगुल किरण जी के लिए। जी किरण जी बताएं। अनिल जी, बाय करना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने 5 दिन पहले एक बहुत बड़े ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, पिछले 4 दिनों का कंसोलिडेशन, और आज वापस एक बार वो कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को छोड़ना नहीं चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, अभी 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1192 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 1240 पहला टारगेट, 1255 दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे भी आज हमने देखा है कि बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव देखने को मिल रही है। तो ये काउंटर है जहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, ये आउट परफॉर्म करने की तैयारी में है ये स्टॉक अभी। किरण जी, पूरी तरह से तन और मन से मैं आपके साथ हूं। जैसा कि आप सबको पता है, ये धन का स्वयं आपको इंतजाम करना है, लेकिन तन और मन से मैं आपके साथ में हूँ। एक्चुअली मेरे बाय रडार पे आ चुका था ये स्टॉक। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपको याद है मैंने सुबह पूछा था कि ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 1220 रुपए का, 1219 रुपए कुछ पैसे का हाई बना था आज। मैंने कहा ये हाई कब बन गया, 1219 रुपए 95 पैसे। किरण जी देखिए जरा फ्यूचर्स में आज का हाई 1219 रुपए 95 पैसे, जो वैसे दिखता नहीं कब बना। इसका मतलब ये स्टॉक सुबह सुबह कुछ न कुछ कमाल करके आया। बिल्कुल, ये सारी एनबीएफसी चल गई, ये एक बचा हुआ बेचारा। करेक्ट सर, सारी चल चुकी हैं। पीएल चल गया, चोला चल गया, M&M फाइनेंस चल गया, और जो नाम आपको याद है वो सब चल के, इनफिन चल गया, जो नाम याद है सब चल गए। ये अकेला बचा हुआ था और ये बार बार 1188 90 आके अटक जाता था।
और आज मेरे इसलिए रडार पे था कि ये 1190 के ऊपर टिक के निकलेगा, 1200 के आसपास टिकेगा, तो मैं इसको रिकमेंडेशन दूंगा 2000 में, लेकिन मैं मिस कर गया। लेकिन हाँ, लेकिन किरण जी के पूरी तरह से साथ हूँ, किरण जी के पूरी तरह से साथ हूँ। अगर कल के 2000 का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ बिगुल बजा दे, कर लेते हैं सर, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दीजिए किरण जी के कॉल के साथ में। और उसके बाद में किरण जी के लिए कुछ विशेष मेरे पास भी है, जो सब लोग, आप एक मिनट वागले साहब रुको, इस बार आपको रुकना पड़ेगा। एक बार जरा आपको है ना, मैं स्क्रीन पे कुछ अच्छा दिखाऊंगा, उसके बाद में हम है ना पहले कल के 2000 का बिगुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जी सर। तो ये है कल के 2000 आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ये स्टॉक भी यहाँ से कमाल करने के लिए तैयार है। टारगेट्स और स्टॉप लॉस जो किरण जी ने बोले वही रखे, 1255 है मेरे टारगेट, 1235, 1245 और 1255 के 3 टारगेट है। और स्टॉप लॉस अब आप यहाँ पर मैं फ्यूचर्स के दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस का लेवल अब आप कर ले 1185 के आसपास अभी ले आए। अच्छा, 1215 हो गया, तो 1190 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले। धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी कमाल करने को तैयार है, 40-50 रुपए की तेजी बन सकती है 1190-1200 से, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। आइए पहले वागले साहब का कॉल ले लिया जाए, ले लेते हैं। उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज किरण जी के लिए बताने वाले हैं। तो वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ये मेरा स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक होगा। स्टॉक है सिंजिन, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, 646 647 का करंट भाव है। इसको एक 10 से 12 रुपए की रिस्क लेनी है, 634 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगले हफ्ते में 680 का पहला टारगेट, 680 682 का पहला टारगेट। थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं तो शायद अगले हफ्ते में 700 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो 700 तक के टारगेट के लिए सिंजीन पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से। फार्मा नेम्स बैक टू बैक का आपके लिए कई सारी कॉल्स इस पर आती हुई दिख रही हैं। इस बीच कोरोना बूस्टर डोज के लिए हो जाइए तैयार। 18 साल के उम्र के लोगों, 18 साल और उसके ऊपर के उम्र के लोगों को 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बूस्टर डोज सर्टेन एज ग्रुप्स के लिए लगाई जा रही थी एक टाइम गैप के बाद, अब सबके लिए खुल गई हैं। तो अगर आप 18 साल या 18 साल के ऊपर हैं तो आप बूस्टर डोज के लिए वैलिड हैं। अब कितना गैप रखना है, आपकी जो सेकंड डोज हुई है और उसके बाद ये बूस्टर डोज में, इसकी गाइडलाइंस का इंतजार करेंगे। बट बड़ी खबर इस समय आपके लिए यही आती हुई दिख रही है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए आप हो जाइए तैयार। ये है आपके लिए बड़े डेवलपमेंट्स। तो डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक थोड़ा पॉजिटिविटी इसकी वजह से भी आपके आ रही है। पनेशा बायो पर रखिए नजर, स्ट्राइड्स फार्मा आपके रिडार पर होना चाहिए, कैडला सिप्ला जैसे काउंटर्स भी आपके फोकस में होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ग्लैंड फार्मा भी फोकस में आपको रखना चाहिए। बूस्टर डोज के लिए हो जाइए तैयार। एक बार एस्ट्राजेनेका और फाइजर पर भी डाल दीजिए नजर, हालांकि उनके स्टॉक कम रिएक्ट करते हैं इन खबरों पर, बट ये जो बाकी काउंटर्स हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डोजेस की, वहां पर आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी। तो ये है इस समय की बड़ी खबर। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो 10 तारीख से आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। टाइम गैप देखना पड़ेगा क्या दिया है या क्या रेकमेंड करा है सेकंड डोज और बूस्टर डोज के बीच में। अच्छा सर, एक स्टॉक और है, क्योंकि स्टॉक्स में इतना बड़ा एक्शन बन रहा है, तो एक स्टॉक और, रुचि सोया। आज सुबह जो हम इसकी बात कर रहे थे, जबरदस्त एक्शन में आया है सर, जब से एफपीओ शेयर्स आए हैं बाजार में, और डेज हाई पर इस समय ट्रैक कर रहा है। 12% की तेजी रुचि सोया में आती हुई देखिए। फ्रेश सप्लाई है पर उसके बावजूद होल्ड आउट कर रहा है, और इनफैक्ट 12% की तेजी दिखा रहा है। 1000 रुपए का हमारा टारगेट है, 950 1000 रुपए का टारगेट, 935 का हाई बनाया है। डीप होल्ड करना चाहिए, होल्ड करें 100%। देखो, दो चीजें, एकदम जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है उनके लिए भी अब तो रिस्क खत्म हो गई, अब तो खत्म है, क्योंकि आप देखिए 650 रुपए मेरे ख्याल से हम अकेले थे जिन्होंने रिकमेंड किया रुचि सोया। हमारे अलावा कहीं रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है। सबको ये लगता है कि रुचि सोया क्या रिकमेंड करेंगे, एफपीओ है, भाव पहले बाद में नीचे हो जाएगा। तो ये सब चीजें सुनते तो हम भी फिर थोड़ा सावधान चलते हैं, और फिर हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। सो सिर्फ लिस्टिंग पे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लॉन्ग टर्म सोच के शॉर्ट टर्म बन जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल। तो 650 में जिनको मिला, आज सोचिए आप, आपके 250 रुपए ऊपर है। 250 रुपए का मतलब कि आपकी इश्यू प्राइस से आप देखो ना कितना, करीबन 40% ऊपर है। 40% के रिटर्न आपको 7 दिन में आ रहे हैं, कम थोड़ी है। सो ऐसे में मेरा ये मानना 100% होल्ड करिए। यहाँ से आपको मतलब 1200 रुपए तक के आसपास के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए आज से रखने चाहिए। शॉर्ट टर्म से मतलब कुछ हफ्तों के हिसाब से हो सकता है, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। अच्छा, अब क्या होगा, धीरे धीरे आप दूसरी एफएमसीजी से कंपेयर करेंगे, ये 10-12 के पी मल्टीपल पर है, बाकी सब 30-30, 35, 25, 30, 40 के मल्टीपल पर, तो वैल्यूएशन गैप है। हाँ रहेगा वैल्यूएशन गैप, हम जानते रहेगा, लेकिन कितना
वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि रुचि सोया डेफिनेटली होल्ड है। यहाँ पे भी अगर आपने लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करिए, बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल। तो रुचि सोया और जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हो रही है, सारी सप्लाई एब्जॉर्ब करके शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है ये बड़ा है कि सर सप्लाई आई और वो उसके बावजूद इतना बड़ी शॉर्ट टर्म में भी भागने को तैयार है। ऐसा लगा जिस तरह का मूव है शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से और बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब कर सेकंड हाफ में बढ़ा है। फर्स्ट हाफ में जितनी सप्लाई आनी थी आ गई, सेकंड हाफ में पूरा बढ़ा। तो आई थिंक यहाँ से भी और अपसाइड है और शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है चार्ट में। और इस बीच में आईटीसी से दुगना बढ़ने की ठान के रखी है पॉलीप्लेक्स ने। अगर आईटीसी 4% है तो मैं 8% हूँ। एक बार देख लीजिए जरा, पॉलीप्लेक्स भी 8% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। वाओ, 2665, 8% का दमदार उछाल पॉलीप्लेक्स, गजब, बढ़िया मूव आ रही है सर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 295 टू 95.50 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एचपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। एचपीसीएल के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं। एचपीसीएल के अंदर डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। एचपीसीएल के अंदर 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो ये 3-4 मिश्रण जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में एचपीसीएल एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। 290 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एचपीसीएल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। एचपीसीएल में मेरे को लगता है कि जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 303 रुपया और 308 रुपया। 303, 308 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एचपीसीएल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 290 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, 290 के स्टॉप लॉस के साथ ये है आपके लिए एचपीसीएल, जिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी इस समय। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फाइनली एक्शन में आ रही है। कच्चा तेल थोड़ा फिसलते हुए दिखा, हालांकि आई डोंट थिंक आज के लिए प्राइस रिवीजन हुआ है कच्चे तेल का, ऑयल प्राइसेस का, पेट्रोल डीजल का, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपको रखनी है नजर। आइए, बैन से बेनिफिट तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, एक हफ्ता तो बिना किसी बैन के स्टॉक निकल गया, अब बताइए क्या एंट्री के लिए कौन से स्टॉक्स हो रहे हैं तैयार? दीपांशु, सीरीज की शुरुआत बैन के साथ कर रहा है आरबीएल बैंक। यहाँ पर देखिए तो पोजीशन काफी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट थोड़ी देर से मैं ट्रैक कर रहा था तो 104 से बढ़कर अब सीधे 109% के आसपास हो गई हैं। कल 63% पर थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो एक ही दिन में काफी बड़ी पोजीशन जो है अब यहाँ पर एडअप हुई है, क्योंकि 95% के आंकड़े को क्रॉस भी कर दिया है। तो आरबीएल बैंक का पक्का लग रहा है कि स्टॉक जो है बैन में आएगा। सिर्फ आरबीएल? सिर्फ आरबीएल में, और तो कोई स्टॉक ऐसा है नहीं, दूर दूर तक भी नहीं है जो 90% के पास भी हो। सिर्फ एक यही ऐसा स्टॉक है जहां पर पोजीशन बिल्टअप बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। आरबीएल इतना जल्दी, आज कितनी तारीख है? 8 तारीख। हाँ, ऐसी क्या जल्दी हो गया? और गिरा हुआ भी 8% है। 8%, 109% हो गया सर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी। अच्छा वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक। ओके, मेटावर्स वाली खबर पर जो कहाँ है किरण जी? एक्चुअली ये बताना नहीं था अभी, लेकिन तैयार हो गया, नहीं तो ये तो ब्लूपर्स में बहुत काम आता था आगे, है ना। जरा वागले साहब, वाकई में किरण जी का रिएक्शन अच्छा था या नहीं था, ये आपके रिएक्शन से पता चलेगा जब आप देखेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन पर किरण जी का रिएक्शन लेके आ रहा हूँ, और वो तब ला रहा हूँ जब कुणाल जी ने ये बोला था कि हमारा चैनल भी मेटावर्स पर आना चाहिए। और फिर मैंने ये पूछा था कुणाल जी को, क्या नए एक्सपर्ट्स के साथ या आप लोगों के साथ? तो किरण जी ने जो कुछ किया जरा एक बार देखिए। किरण जी का रिएक्शन किरण जी का रिएक्शन किरण जी, और ईमानदारी से बताइए उस समय क्या ख्याल आया था मन में? अनिल जी, आपने जो जिस स्पॉन्टेनियस तरीके से आपने जो जवाब दिया तो उस वो था, और जो जैसे आपने कहा कि कुल्हाड़ी पे नाचना, वही काम कुणाल जी कर रहे थे। ठीक बात है। ओके, तो ये है आपके लिए मेटावर्स। अच्छा, 3-20 की स्ट्रेटेजी जल्दी से कर दें। आइए अनिल जी के पास चलते हैं स्ट्रेटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
सर अच्छा मूड है ग्लोबल मार्केट्स का, 1/4% ऊपर डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों ही आपको इस समय दिख रहे हैं, लगभग 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। 1.5% तक की तेजी आपको यूरोप में आती हुई दिख रही है। एशिया के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे, कच्चा तेल थोड़ा रिबाउंड कर रहा है बट 101 के करीब है, तो वहां से अब परेशानी नहीं आ रही है और हमारे बाजार भी अच्छे मोमेंटम है। क्या करना है सर वीकेंड से पहले? ओके, तो ये आपके लिए क्या करना है, तेजी और आज तो सब कुछ ठीक है दीप। 4th एनिवर्सरी भी है, मार्केट हरे में भी बंद हो रहे हैं, नीचे से रिकवर भी हो गए, डाउ फ्यूचर्स भी 100 ऊपर है, 2 दिन से खराब भी है, तेजी तो बनेगी थोड़ी। तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 17,800 825 के ऊपर बंद होते तो अच्छा है, लेकिन वहां पर बंद में वहीं से रुके हैं तो ठीक है। 3-4 दिन तक गिरे तो थोड़ा एक लेवल पे आके थोड़ा रुकना बनता भी है। तो कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। जिनको डर लगता है वो 17,600 का पुट ले सकते हैं या 37,500 का पुट ले सकते हैं। 37,000 का आपको जो ठीक लगे वैसा पुट लीजिए। देखो बैंक निफ्टी मैंने कहा था आपको कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहने वाला है। 37,750 का 37,750 वहीं है और निफ्टी अपना 17,825 के पार निकला नहीं, वही 17,800 के आसपास बंद होने की तैयारी। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। पोजीशन अगर ज़्यादा है तो हेज करें, लिमिट में है तो कोई चिंता की बात नहीं। लिमिट में तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज हो रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ, आज आप फिर से रिबाउंड करके क्लोज हो रहे हैं, तो बढ़िया है, कोई परेशानी की बात नहीं है इस समय बाजार में। ये है आपके लिए अनिल जी की राय। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव आ रही है क्लोजिंग से पहले वहां पर एक बार नजर डाल देते हैं। बंसल जी, आज वोडाफोन आइडिया में अच्छा एक्शन है। खबरें ये आ रही है कि जो डीओटी को उन्होंने बैंक गारंटीज दी हुई थी उसका रिफंड आ गया है। 11 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने जा रहा है वोडाफोन। बंसल जी, कोई राय इस पर? बंसल जी, शायद ऑडियो म्यूट हो गया सर आपका। ओके, थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है बंसल जी के साथ, बट एक राय शरद जी से भी लूंगा। शरद जी, वोडाफोन ऑफ कोर्स एक तो रिबाउंड आया इसमें, दूसरा भारतीय एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइफ हाइज भी इस पर लगे हुए हैं रिसेंटली। सर कोई राय इन पर? देखिए, वोडाफोन आइडिया तो जैसा मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल पे बोला है, वोडाफोन आइडिया उसके लिए ठीक है जो एक मेक और ब्रेक काइंड ऑफ बेट टेलीकॉम में लेना चाहते हैं। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए इट मेक सेंस, क्योंकि अभी भी जो डेट का ओवरहैंग है, जो 5G के लिए एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सबका लीवरेज इनको हैंडल करना आने वाले समय में। भारती उसके कंपैरिजन में मच बेटर बेट है। और पूरे स्पेस के लिए, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले भारती की प्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो हमारे यहाँ जो आरपू $2 है वो बाहर कहीं भी देशों में $6 है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से स्कोप इम्प्रूवमेंट का कितना है, कितने समय में आएगा वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। बट जनरली ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ग्रेजुअली आरपूज में आप एक सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट देखेंगे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है टेलीकॉम स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव रहना चाहिए। तो अगर आप रिस्की बेट्स में ध्यान दे सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया आप ले सकते हैं। सेफ बेट के हिसाब से मुझे लगता है भारती बेटर रहेगा। आपके लिए टेलीकॉम स्पेस पर नजर, भारतीय एयरटेल ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वोडाफोन आइडिया पर भी आज एक अच्छा रिबाउंड है। आइए एक स्पेशल पिक देने के लिए तैयार है सिद्धार्थ जी, स्वागत करते हैं उनका। सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। दीपांशु, ये स्पेशल पिक लिया है मैंने क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक का पिक ऑफ द वीक भी हो सकता है। और ये कंपनी है कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉन्कॉर। कंटेनर कॉर्पोरेशन फंडामेंटली भी काफी बेहतरीन लग रहा है और टेक्निकली भी सेटअप में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? पहला टारगेट बता दूं, शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आपको देखना है हफ्ते 10 दिन के लिए, वो होगा 770 का 770। और अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए आपने रख लिया 6-12 महीने के लिए, तो 823 के टारगेट आ सकते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन में, क्योंकि 60 टर्मिनल्स ऑलरेडी है, 65% मार्केट शेयर है। रेल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी काफी अच्छा रेवेन्यू ला रहा है। डबल डिजिट के डोमेस्टिक वॉल्यूम्स आ सकते हैं। 3 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क खोलने की योजना कर रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, स्ट्रेंथ कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि नए कंटेनर रेक्स को ऐड कर रही है। मैं मानता हूं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन यहां से काफी अच्छा बाई बन सकता है। एक हफ्ते 10 दिन के लिए टारगेट होगा 770 का, और अगर लॉन्ग टर्म रखे तो 823 823 का। तो ये है आपके लिए
कॉनकॉर पर खरीदारी की राय, 823 तक के टारगेट्स, तो बड़े पोजिशनल टारगेट्स आ रहे हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। शुक्रिया सर ये कॉल देने के लिए। जय भी हैं तैयार, कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप एज एंटिसिपेटेड एक अच्छा बाउंस देखने मिला एंड निफ्टी के कॉल ऑप्शन में सारे टारगेट्स हासिल हुए हमारे। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज में भी सारे टारगेट्स हासिल हो चुके थे जो मॉर्निंग में जैकपॉट कॉल दिया था दीप। अब बैंक निफ्टी पर फोकस करना चाहिए। इसका 38,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, 13 अप्रैल की एक्सपायरी का जो नेक्स्ट वेंसडे को है एंड 346 पर ये ट्रेड कर रहा है। 152 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में दीपांशु पहला वाला जो है वो है 607 एंड सेकंड टारगेट जो है वो है 730 का। सो 607 एंड 730 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है बैंक निफ्टी का 38,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु 38,000 एंड उसके अबाव के लेवल्स भी हमें नेक्स्ट वीक में देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड स्पेशली जो पेन हमें देखने मिला था HDFC बैंक के कारण, कहीं ना कहीं आई थिंक सेलिंग प्रेशर वहाँ पे हॉल्ट हुआ है। सो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। हेंस बैंक निफ्टी पे कॉल। इनफैक्ट डीप एक बैंकिंग स्टॉक पर एक रिकमेंडेशन भी है, इफ यू आर ओके तो एक बिगुल बजवा दीजिए। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप इंडसइंड बैंक का 980 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे 37 रुपए से 38 रुपए के रेंज में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 26.80 पर। सो 37-38 के रेंज में आप 980 का कॉल खरीदे इंडसइंड बैंक का इन द मनी ऑप्शन। 2680 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4830 एंड 5380 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। 4830 एंड 5380 ये दो टारगेट्स के लिए आप इंडसइंड बैंक का 980 खरीदा। आई थिंक दिस कैन डू गुड नेक्स्ट वीक। एंड जो हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रहा है हमारे 200 डेमा इंडसइंड बैंक में आई थिंक अराउंड 1040 से लेके 1080 तक के लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक देखने मिल सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक पर खरीदारी करनी है, बैंक निफ्टी की 38,000 के कॉल पर खरीदारी करनी है। थोड़ी देर पहले नितिन जी भी 38,000 के कॉल पर खरीदारी की राय दे रहे थे। तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूव बैंकिंग नेम्स में आने की पूरी संभावना है। देखते हैं मुदित जी को क्या पसंद आ रहा है। बिगुल मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। देखिए BTSC करने की सलाह है, यहाँ पर खरीद के मंडे तक के लिए बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। एक स्टॉक है कोपरान को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 300 रुपए CMP है। हमें मंडे के टारगेट्स 315 के नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 294 का। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। जो कंसोलिडेशन हो रहा था उस कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट, जो जिस तरह का ब्रेकआउट है 315 सीधा टारगेट बनेगा। BTST करके जाइए 315 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 294 का। सो ये है आपके लिए कोपरान जिस पर आपको रखनी है नजर। अच्छा एक्शन तो इसमें भी आपको आते हुए दिख सकता है। अच्छा एक्शन पूरे के पूरे बाजार में है। सिंजीन जिसके बारे में वागले साहब अभी बात कर रहे थे 6.5% का उछाला है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी मूव आई है। HAL में भी अच्छी मूव आ रही है। तो डिफेंसिव्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मा अच्छा मूव कर रहा है। डिफेंस स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं बैंकिंग नेम्स में भी अच्छी मूव आ रही है। तो एक्शन वाला बाजार है और 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज होने के लिए तैयार है। कल के जितने लॉसेस थे वो पूरे बाजार इस समय कवर करते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल रहा है। ग्रासिम आज का सरप्राइज विनर है, 5.5% की तेजी इस पर आती हुई। SBI लाइफ 4.5% ऊपर। ITC अनिल जी के 4 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए 4% की गेन के साथ इसने थोड़ी सेलिब्रेट की। पॉलीप्लेक्स नहीं, पॉलीप्लेक्स है, डबल सेलिब्रेशन पॉलीप्लेक्स और ज्यादा हो गया 10%। 2700 के पार। माय गॉड, क्या स्टॉक चल रहा है, गजब। ड्रीम रन है इसका तो सर, अल्टीमेट है ये। वैसे BSE जो भागा था ना 2000 के बाद, 2000 से 2800-29,000 की जो ऑलमोस्ट नो टाइम एग्जैक्टली वैसे ये भी 2100-2200 से वैसे ही भाग रहा है।
गजब जी, प्लीज। तो बढ़िया मूव आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज, इसकी अभी बात चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2% का सहारा रहा। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोटक डिवीज, हिंडाल्को कुछ और गेनर्स आपके लिए। ब्रेथ बहुत ही बढ़िया थी। 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए, सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स नीचे थे, जिसमें सिप्ला, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, मारुति, सन, एचसीएल टेक और भारती ने परफॉर्म नहीं किया। एचडीएफसी बैंक लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ क्लोज हो रहे हैं। हालांकि आज की गिरावट काफी हल्की फुल्की थी, बाकी देश को देखें तो 8%। चोला इन्वेस्टमेंट, जबरदस्त अपडेट्स इनकी तरफ से आए थे। इसके साथ ही अंबुजा सीमेंट में बड़ी खरीदारी। गोदरेज कंज्यूमर 2 दिनों से बड़ी रैली इसमें आती हुई दिखी है। एचपीसीएल लंबे समय बाद यहां पर अच्छी गेंस आपको दिखी हैं। साथ ही वोडाफोन आइडिया परफॉर्म कर रहा था। अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, पॉलीकैब, बंधन बैंक ब्लॉक डील के बाद प्रेशर बना और उसके बाद एक्शन आया 3% ऊपर। एसआरएफ, इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रू, गुजरात गैस, टोरेंट फार्मा, इंडिया सीमेंट्स, एनएमडीसी, जेएसपीएल और चंबल फर्टिलाइजर्स कुछ और काउंटर्स जो तेजी में रहे। आरबीएल बैंक में आज बड़ा ब्रेकडाउन था, 7% नीचे था ये काउंटर। ट्रेंट में आपने 3% की गिरावट देखी। इंडियाबुल्स हाउसिंग पर 2.5% की गिरावट थी। ओबरॉय रियल्टी, कैनफिन होम्स, बलरामपुर चीनी, कोलगेट, डीएलएफ, एनबीसीसी, एबी फैशन, साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी इन्फोटेक और एबट इंडिया कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपने गिरावट आती हुई दिखी। आज की लिस्टिंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एफपीओ शेयर्स आपके मार्केट में आते हुए दिखे। रुचि सोया और आने के बाद ही धमाल मचा इस शेयर में, 14% ऊपर रुचि सोया बंद हो रहा है 935 के लेवल्स पर। तो बड़ी तेजी रुचि सोया में आती हुई दिखी है। बड़ा सप्लाई आया पर उसके बावजूद अच्छी तेजी इस पर बनी है। भारत डायनामिक्स 15% का उछाल इस पर आपने देखा है। जेके टायर 13% ऊपर, सीएट 12% ऊपर रहा। पॉलीप्लेक्स जिसकी बात कर रहे थे अनिल जी अभी, इसके साथ ही आपने देखा मजगांव डॉक 6.5% की तेजी दिखाता हुआ। स्टर्लिंग एंड विल्सन नतीजों के बाद 6.5% ऊपर। ग्रीव्स कॉटन, फिलिप्स कार्बन, इस पर खरीदारी थी। पीसीबीएल से अब आप कहते हैं। लिंडे इंडिया 6% ऊपर, ये काउंटर भी था लगभग 4000 के लेवल पर ये आते हुए दिखा। मिंदा कॉप में अच्छी खरीदारी थी। अलेम्बिक फार्मा, शारदा क्रॉपकेम, एक्विटास, महिंद्रा ईआईई, साथ ही मैस फाइनेंशियल, इरकॉन और गरवारे टेक कुछ और काउंटर जहां पर आपने बड़ी तेजी देखी। तो अनिल जी अच्छी बात है, कल के लॉसेस को पूरी तरह से निफ्टी रिकवर करते हुए एग्जैक्टली 17,800 की प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है सर, और 37,800 की प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर। तो 3 दिन के कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली करेक्शन के बाद बाजार आज फिर से तेजी में। 17,807 पे बंद हुआ था परसों, आज वापस 17,800 पर बंद हो गया। बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ था दीप? 37,632 ऊपर, 37,800 थोड़ा बेटर बंद हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, चलो वेरी नाइस, गुड। तो सेहत वाला संडे तो है ही, लेकिन हम बूस्टर डोज का भी आपके लिए। इस सेहत वाला संडे के चक्कर में कौन लगाए पीछे अजय? नाम आते ही देखो वाइप आ गई तुरंत, सेहत वाला संडे, सेहत वाला संडे। हाँ भाई जरूर देखेंगे संडे को। आप सब लोग सेहत वाला संडे को दोपहर में देख के प्लीज ट्वीट करिएगा, बताइएगा कैसा रहा। नहीं तो ये फिर अगली बार वापस बोलेंगे मंडे को देखा कि नहीं देखा। तो देख कर एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। सेहत वाला संडे ये बेहतरीन शो आपके लिए आने की तैयारी में, जी बिजनेस की तरफ से एक नया शो आने की तैयारी में। आइए 17,784, 144 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर हमने की है यहां पर समाप्ति। 413 अंक ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स 59,447 पर, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 37,752 पर 195 अंकों की तेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच। बचा लिया भाई, नहीं तो हम तो बोल भी नहीं पाते थे। अच्छा भाई, तो एक चीज मुझे याद आई दीपक, 9 अप्रैल को जब मैंने 4 साल पहले शो की शुरुआत की थी, पहला शो किया था, कुणाल जी, राकेश जी इस बात के गवाह हैं क्योंकि वो उस समय स्टूडियो में बैठे थे शो के, और वो मंडे था, ठीक है, और फ्राइडे को अमेरिका के मार्केट बहुत खराब हुई, 500-600 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ था। और मुझे 2 महीना हो गए थे, हाँ मैंने मेरे ख्याल से 31 जनवरी को लास्ट शो किया था, और 1 फरवरी से मैंने शो करना बंद कर दिया, तो फरवरी मार्च निकल गया। 2 अप्रैल मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन 9 अप्रैल से मैं ऑन एयर हुआ था। तो 9 अप्रैल के जो 7 अप्रैल को या 6 अप्रैल को जो लास्ट 600 पॉइंट डाउन नीचे था, और ऐसा डर लग रहा था कि आज पहले ही दिन देखो ऐसा मार्केट है इतना खराब ग्लोबल। अगर कुणाल जी को याद हो, उनकी मेमोरी मतलब चुस्त दुरुस्त हो, उस दिन मार्केट इतनी खतरनाक तेजी के साथ बंद हुआ डे। अच्छा, हाँ हमारे याद है कुणाल जी? अनिल जी कैसे भूल सकते हैं अनिल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अनिल जी। लगातार बाजार गिर रहा था, और न केवल अनिल जी उस दिन गिरा था यानी कि शो से पहले, बल्कि लगातार अनिल जी कई दिनों से गिरता रहा था।
जब आपने शो किया अनिल जी, जब ज्वाइन किया उसके बाद से ही टर्न अराउंड हुआ, बड़ी जबरदस्त तेजी बनी अनिल जी। तो ना तो मैं भूल सकता हूँ अनिल जी, ना दर्शक भूल सकते। अरे पहले तो ऐसा होता था जब छुट्टी लेता था उस दिन गिरता था। आजकल ऐसा होता ही नहीं है। वो तो अब मैं भी ले लेता हूँ छुट्टी, जब अपने जाने से गिरता ही नहीं तो छुट्टी लेते हुए क्या हर्ज है। आप छुट्टी लेते भी नहीं? जितनी भी लेनी पड़ती है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं लेता था, लेकिन अब तो हाँ, अब वो कोरिलेशन खत्म हो गया तो अच्छा है, मेरे पर दबाव कम है। नहीं तो लोग बोलते छुट्टी पे मत जाओ, छुट्टी पे मत जाओ। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार होते थे, वो कहते थे जाओ जरूर लेकिन एक दिन पहले बता दो। तो चलिए, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ कल और परसों, 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे नहीं हो, सोमवार को फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी शुभकामनाओं के लिए और आज के दिन हमारा साथ देने के लिए। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और साथ ही किरण जी, शरद सर और मुदित जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।